सर लाइव कर दिया कर दो। हाँ प्ले कर दो प्लीज। ठीक है सर, प्ले कर दूंगी। ठीक ठीक। य एष सुप्तेषु जाग्रति, य एष सुप्तेषु जाग्रति, कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः, तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा, तदेवामृतमुच्यते, तस्मिन् लोकः शतः, सर्वे तदूनात्यपि कश्चन, एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता। सभी को नमस्कार। I welcome all of you on this virtual CP meeting of your study circle. And today topic we have critical issues and important judgment in GST, along with the latest amendment, which two notification issued on 26th of December and one circular on 27th. तो आई रिक्वेस्ट रमन भाई कि ये अमेंडमेंट जो है लेटेस्ट अमेंडमेंट भी साथ साथ ले लें, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल अमेंडमेंट इसमें काफी अमेंडमेंट्स आई हैं जो हमारे आईटीसी को अफेक्ट करेंगी। एंड टुडे स्पीकर वी हैव वेरी यंग जीएसटी एक्सपर्ट सीआर रमन खाटूवाला जी, योर ओन स्टडी सर्कल मेंबर, एंड आई थैंक्स रमन जी आल्सो टू एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट ऑन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस। So without taking much time, I straightway request Raman Bhai to please start today deliberation. Over to Raman ji. Rakesh Bhai, thank you. Members, good evening to all of you. At the outset, many thanks to Rakesh ji for giving me this opportunity. Because of Rakesh ji only, I could study the latest amendments also, which has been brought in the last 2 days. Otherwise, friends, surely because of GST annual returns preoccupancy, I would have studied them in the next week only. और एक बात राकेश जी ने कहा यंग मेंबर, तो खुशी मिलती है कि भाई मतलब जिंदगी की 50% इनिंग्स कर लेने के बाद में अगर यंग बोले जाते हैं तो इट रियली एड्स टू द एनर्जी आल्सो। थैंक यू राकेश जी फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैंने पहले चूंकि अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा आए हैं और काफी क्रिटिकल भी हैं, तो मैं पहले उन्हीं को लेता हूं आपसे। One second. My screen is visible, Rakesh ji? Yes, sir. Visible, Raman ji, visible. फ्रेंड्स, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी की कोई भी अगर क्वेरीज वगैरह हो, वी कैन टेक अप साइमल्टेनियसली, बिकॉज अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा बड़ी है और लास्ट में टेकअप करेंगे तो शायद वो फ्लो जो है, वो जो एक क्वेश्चन हो जो लिंक है, वो चीजें हट जाती हैं। तो you feel free to take up any questions at any moment of time. इन्होंने एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन इशू किया नंबर 26 on 26th of December. This notification has been primarily issued for the purpose of giving effect to the amendments which has been proposed or passed by the GST Council
in its 48th meeting. मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल अमेंडमेंट्स मैंने टेकअप किया है फ्रेंड्स. एक इन्होंने रूल 8 में जो हमारी रजिस्ट्रेशन की रूल है इसको अमेंड कर दिया. ये हम लोगों की एज अ प्रैक्टिसिंग सीए काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सब रूल 1 हैज बीन अमेंडेड. नाउ इट सेज इन सब रूल 1 द वर्ड एंड लेटर्स मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस शैल बी ओमिटेड. और ये सब अमेंडमेंट जो है ऑलरेडी नोटिफाइड हो गए हैं, इफेक्टिव हो चुकी है. अब इसका इंप्लीकेशन समझिए कि जब हम लोग नंबर अप्लाई करते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए नए जीएसटी नंबर लेने के लिए, हम लोग हमेशा उस क्लाइंट की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हैं जिसमें कि ओटीपी आती है. अब ये सब रूल कहती है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस नाउ व्हाइल अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. It means that while applying for GST registration, the enterprise will not be required to give its mobile number and email ID. अब अगर नहीं देंगे तो क्वेश्चन आती है ओटीपी का क्या होगा. इसकी आंसर यहां मिलती है हमारे को. सब रूल 2A has been amended and following has been inserted. It says and shall be verified through the separate one-time password sent to the mobile number and email address linked to PAN. It means that while applying for GST registration, the mobile address, the mobile number and email ID registered with income tax portal shall be auto-populated in GST also. अब इसका इफेक्ट क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी भी क्लाइंट का जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो वी शुड मेक श्योर कि उसके पैन जो है वो उसके मोबाइल नंबर से और उसके ईमेल आईडी से लिंक्ड हो. जो उसने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने इनकम टैक्स में पैन में लिंक करा रखा है वही ईमेल आईडी और पैन नंबर जो है मोबाइल नंबर जो है जीएसटी में उसकी यूज होएगी. इट कैन नॉट बी नाउ कि भाई आपने ईमेल आईडी डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स में कुछ और दे दिया और जीएसटी में कुछ और दे दिया या मोबाइल नंबर भी, तो वो अब नहीं हो सकते. तो वी शुड मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कि उनके पैन नंबर जो है उनके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक है कि नहीं है. वो अगर नहीं है तो पहले वो हम लिंक करवाएं, उसके बाद ही वी कैन गो फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रूल 2 सब रूल 2B and rule 2C which has prescribed for sending of OTP on the mobile number and email ID mentioned in sub rule 1 has been deleted. रीजन वही है बिकॉज सब रूल 1 से उन्होंने आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो मांगते थे उसको हटाया, तो जो ओटीपी जाती थी उस मोबाइल नंबर पर वो भी हटा दिया इन्होंने. फर्दर सब रूल 4A इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग सब रूल 4A. यानी 4A जो रूल हमारी थी अभी एग्जिस्टिंग रूल 8 के अंदर में उसे चेंज कर रहे हैं. इससे थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा. एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 4 बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25 who has opted for authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters shall be followed by biometric based Aadhaar authentication. इसका क्या मतलब है, जो हम लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जिन लोगों ने आधार से को ऑप्ट नहीं किया उनको छोड़ करके बाकी सभी जनों की आधार से जिसको ऑप्ट कर रहे हैं अपने नंबर को लिंक करने के लिए, उन लोगों के आधार नंबर और पैन नंबर को डाटा एनालिसिस जो एआई सॉफ्टवेयर है डिपार्टमेंट की, उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट चूज करेगा और उनको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिफिकेशन करानी पड़ेगी. इट फर्दर सेज एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल or such individual in relation to the applicant as notified under subsection 6C of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of documents uploaded with the application in form REG01 at one of the facilitation centers notified by the commissioner for the purpose of this sub rule, and the application shall be deemed to be complete
only after completion of the above said sub rules. ये अभी तक आप देखें पुराने जो रूल हमारे रूल सब रूल 4A थी उसमें ये कंडीशंस नहीं मेंशन थी कि आप पहले अप्लाई करोगे, आपके आधार के बेसिस पर आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई होंगे, फोटोग्राफ लिए जाएंगे, उसके बाद ही आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। ये एक नई सब रूल आ रही है, सब रूल 4B। द सेंट्रल गवर्नमेंट में on the recommendation of the council by notification specify the states or UT wherein sub rule 4A shall not apply। जो अभी हमने बात करी कि एप्लीकेशन में हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो वी आर सपोज टू गेट अवर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फुलफिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। ये जो प्रोसेस नई लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये एक सब रूल 4B में गवर्नमेंट ने एक पावर रख लिया है कि किसी भी स्टेट को या यूटी पर ये सब रूल अप्लाई नहीं करेगी। मजेदार बात क्या है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 27 जो इन्होंने इशू किया है 26 दिसंबर को ही, उसमें इन्होंने कहा है कि हैज नोटिफाइड दैट सब रूल 4A शैल नॉट अप्लाई टू एनी स्टेट एक्सेप्ट गुजरात। यानी एज ऑन डेट सब रूल 4A applies only in the state of Gujarat, other than Gujarat किसी भी स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सब रूल 4A अप्लाई नहीं कर रही है। आगे गवर्नमेंट इसको स्कोप को बढ़ा सकती है। टू माय अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट एक पायलट बेसिस पर इसको चेक करना चाहती है कि हाउ इट फंक्शंस, तो उन्होंने गुजरात को चूज किया, वहां पर टेस्ट करेंगे ये लोग, देन दे कैन enlarge the scope also for सब रूल 4A। Rule 9. New clause AA is inserted after clause A of the provision to sub rule 1. The central government, on the recommendation of the council by notification, specify the state or union territory where sub rule 4A shall not apply. Sorry friends, a person who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub rule 4A of rule 8 is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters for carrying out physical verification of place of business. Rule 9 में physical verification की process prescribed है कि आप जब नंबर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रीमिसेस है उसकी वेरिफिकेशन पहले होती है डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की तरफ से, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर ग्रांट होती है। नाउ व्हाट दे हैव एडेड कि सब रूल 4A के अंडर में अगर आप फॉल करते हो, आप अप्लाई करती है और उसके हिसाब से आपकी आधार की ऑथेंटिफिकेशन अगर हुई है तो डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बेसिस पर, एआई सॉफ्टवेयर के बेसिस पर डिपार्टमेंट ये निकालेगा कि भाई आपके प्रीमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है या नहीं होनी है। जिनकी एआई सॉफ्टवेयर के हिसाब से लिस्ट में नाम आते हैं, दोस प्रीमिसेस विल ओनली बी वेरीफाइड फिजिकली नाउ। रूल 12 फॉर रजिस्ट्रेशन। New insertion in sub rule 3 on a request made in writing by a person to whom registration has been granted, or it means that the registration under rule 12 to a person required to deduct TDS or TCS shall be cancelled only on the request of enterprise. Friends, अभी जिन पर भी TDS या TCS अप्लाई करती है उनको भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, और रूल 12 के सब रूल 3 के अंदर में अगर वो चाहते हैं तो वो नंबर कैंसिल करवाते हैं, बट कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म नहीं था। डिपार्टमेंट सो मोटो कैंसिल करता था कि वो अप्लाई नहीं करे उनके ऊपर में। नाउ दे हैव मेड इट, रूल्स को इन्होंने अमेंड कर दिया है। नाउ दे से कि भाई अगर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपके ऊपर टीडीएस या टीसीएस से अप्लाई नहीं करती है
तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हो, एंड फॉर दैट यू कैन नाउ मेक अ रिक्वेस्ट टू द डिपार्टमेंट। अभी तक में रिक्वेस्ट मैकेनिज्म कुछ प्रिस्क्राइब नहीं थी रूल के अंदर में, कि अगर असेसी रजिस्टर्ड पर्सन चाहे देन ही कैन अप्रोच द डिपार्टमेंट गेट इट्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ऐसी कोई मैकेनिज्म टीडीएस या टीसीएस के रजिस्ट्रेशन केस में नहीं था, जो कि इन्होंने अब अप्लाई कर दिया है। Rule 37, reversal of ITC. Few insertions has been made in sub rule 1 with effect from 1st October 2022. ये amendment जो है it is retrospective. 1st October 2022 से इन्होंने sub rule 1 में कुछ words को tinkering करी है, उसको डिस्कस करते हैं। जो मैंने रेड से मार्क किया है, these are the new insertions. पूरा पढ़ते हैं बस सब रूल को। A registered person who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on RCM, but fails to pay to the supplier thereof the amount towards the value of such supply, whether wholly or partly, along with tax payable thereon, within the time limit prescribed in second provision to subsection 2 of section 16, shall pay or reverse an amount equal to the ITC availed in respect of such supply, proportionate to the amount not paid to the supplier. टेक्निकल टिंकरिंग है ये, हम भी समझ पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई रिसीव किया और मैं अपने वेंडर को पेमेंट नहीं कर रहा, तो आई एम सपोज टू रिवर्स माय आईटीसी। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी फ्रेंड्स, ऑडिट के टाइम पर अगर मान लीजिए आपने पार्ट पेमेंट कर दिया है और पार्ट पेमेंट नहीं किया, तो रूल 37 के अंडर में पार्ट आईटीसी लेने की कोई आपको कोई मैकेनिज्म नहीं था। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो है कई बार ये इंसिस्ट करते थे कि यू हैव टू रिवर्स द कंप्लीट आईटीसी बिकॉज आपने फुल पेमेंट नहीं करी है। 16(2) के अंदर में वो ये बात करता है कि भाई अगर आपको आईटीसी तभी मिलेगी व्हेन यू हैव मेड फुल पेमेंट ऑफ टैक्सेबल अमाउंट एज वेल एज टैक्स अमाउंट टू द वेंडर। अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दिया है तो लॉजिकली जो एक एंटरप्राइज फाइट करता है डिपार्टमेंट से कि भैया आप मेरे को प्रोपोर्शनल इनपुट दे दो, बट वो मैकेनिज्म रूल में कहीं प्रिस्क्राइब नहीं था। नाउ दे हैव प्रिस्क्राइब्ड दैट कि अगर आपने पार्टली पेमेंट भी कर दिया तो पार्टली आपको आईटीसी मिलेगी। सेकेंड जो दिक्कत आती थी, अगर आपको रिवर्स करना है, आपको अगर यहां वर्डिंग आप देखेंगे और रिवर्स के पहले शैल पे था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैल पे? इस पर एक फाइट होती थी डिपार्टमेंट में और हम लोगों के बीच में। नाउ दे हैव सेड कि आप शैल पे और आप अगर आईटीसी ले रखा इसको रिवर्स कर दो, तो पेमेंट भी कर सकते हो थ्रू डीआरसी 03 के थ्रू, या आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास में आईटीसी है, आपके रिटर्न के अंदर में 3B के अंदर में आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ये थोड़ा सा इन्होंने एक फेवरेबल चेंजेस किया है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से। एक ये फिर नई कंडीशन आ रही है आईटीसी क्लेम करने के लिए। दे हैव इंसर्टेड अ न्यू रूल 37A, reversal of ITC in case of non-payment of tax by the supplier and re-availment thereof। यानी अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है तो वो उसकी रिवर्सल होनी चाहिए आईटीसी की, और मैं उसको रिवर्सल फिर रिक्लेम भी कर सकता हूं। उसका इन्होंने मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किया। ये एक नई रूल है, अभी तक ये रूल थी नहीं। वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट has been availed by a registered person in the return in form 3B for a tax period in respect of which invoice or debit notes, the details of which has been furnished by the supplier in statement of outward supply in GSTR 1 or IFF facility, but the return in 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by such supplier till 30th day of September following the end of the financial year in which the input tax credit in respect of such invoice or debit note has been availed. The said amount of ITC shall be reversed by the said registered person while furnishing return in form 3B on or before 30th day of November following the end of such financial year। यहां तक डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल है ये
कि अगर मेरे सप्लायर ने, मैं उसको फिर से पढ़ूं, अगर मेरे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में तो सेल्स को दिखा दिया, बट 3B वो फाइल नहीं करता है अपनी टिल सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. यहां की वर्डिंग है where the input tax credit have been availed by the registered person, the details of which has been furnished by the supplier in GSTR 1 और IFF. यानी किसी भी मैकेनिज्म से मेरे सप्लायर ने अपनी सेल तो दिखा दी, but the return in 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished. यानी उसने 3B फाइल नहीं करी है till September. Then as a recipient I am supposed to reverse my ITC by November. पर अब क्वेश्चन ये आती है, अगर मेरे सप्लायर ने 3B फाइल तो कर दी बट मेरे सेल को नहीं दिखाया 3B के अंदर में, वो यहां कवर नहीं करते. Their wording is but the return in 3B for the tax period corresponding to the said statement has not been furnished. और मेरे क्वेश्चन ये आ रही कि भाई उसने फर्निश किया है, बट सेल अमाउंट एज पर 3B एंड एज पर 1 इज हैविंग डिफरेंस अमाउंट. तो वो केस यहां कवर नहीं हो रही है. उसके लिए ऑलरेडी मैकेनिज्म पहले से प्रिस्क्राइब्ड है फ्रेंड्स. यहां पर सिर्फ कवर किया इन्होंने कि उसने जो है अपनी 3B फाइल ही नहीं करी, सिर्फ उसने 1 फाइल कर दिया है या उसने IFF फाइल कर दिया है, तो कि आपके 2B में आ जाएगी वो ITC, बट वो 3B फाइल नहीं कर रहा है. इन दोज केसेस as a recipient I am supposed to reverse my ITC till 30th of November in the next following financial year के अंदर. Now provided that where the said amount of ITC is not reversed by the registered person in form 3B on or before 30th November following the end of the financial year during which such ITC has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest under section 50. अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे एज अ रिसिपिएंट के रूप में by 30th of November, then you are supposed to pay that ITC along with interest if applicable under section 50. Provided further that where the said supplier subsequently furnishes the return in form 3B for the said tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return in form 3B for a tax period thereafter. अगर उसने सप्लायर ने बाद में दिखा दिया अपने GSTR 3B के अंदर में वो फाइल कर देता है, then as a recipient I can re-avail that. And we all know friends कि re-availment में section 16 subsection 4 की जो टाइम लिमिट है वो अप्लाई नहीं करती. वहां पर मुझसे वो एक हमारे लिए लीवर रहती कि भाई जब भी वो मेरा सप्लायर दिखाएगा आई कैन रीक्लेम द ITC. रूल 46 हमारे इनवॉइस को लेकर के रूल है. इसमें 2-3 कुछ चेंजेस किया डिपार्टमेंट ने. देखिए ये रूल 46 की क्लॉज F है. ये कहती है नेम एंड एड्रेस, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, ये अमेंडमेंट नहीं है, इसमें भी अमेंडमेंट आगे डिस्कस करेंगे. Name and address of the recipient and the address of delivery along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered and where the value of the taxable supply is less than 50,000 rupees and the recipient requests that such details be recorded in the tax invoice. Normal है अगर आप जो recipient है B2C के केस में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि B2C की अगर आपकी सप्लाई है तो अगर सप्लाई आपकी 50,000 रुपए से कम की है और रेसिपिएंट बोलता है कि भाई आप मेरा नाम और एड्रेस इनवॉइस पर डालो, तो यू हैव टू फर्निश दैट. ये हमारा क्लॉज F कहता है. अब इन्होंने क्या चेंजेस किया है इसमें? प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइड बाय और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और बाय अ सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज to a recipient who is unregistered, irrespective of the value of such supply, a tax invoice issued by the registered person shall contain the name, address along with PIN code. ये फर्स्ट टाइम आ रही है. आज तक में कभी भी डिपार्टमेंट ने पिन कोड नहीं मांगा था इनवॉइस के ऊपर में. And the name of the state
and the said address shall be deemed to be the address of the record of the recipient. यानी अगर आप ऑनलाइन कुछ आप सर्विसेज ले रहे हो, गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई सर्विसेज आप परचेज ले रहे हैं, इनवर्ट सप्लाई अगर सप्लाई कर रहे हो अगर आप अपने किसी भी कस्टमर को, जो कि B2C की सप्लाई है, इररेस्पेक्टिव कि आपके रिसिपेंट ने आपको अपना एड्रेस डालने बोला या नहीं बोला इनवॉइस के ऊपर में, इनवॉइस की क्या वैल्यू है, हार्डली मैटर्स. In all those cases where you are supplying any online service or a data retrieval services to a B2C on a B2C basis, then you are supposed to mention your customer's name, address, state, and the PIN code also on the invoice. Rule 46A, invoice cum bill of supply. ये अगर हमारे किसी क्लाइंट यहाँ फॉल करते हैं तो एक मेजर चेंजेस यहाँ लेकर आए हैं ये लोग. A new proviso is inserted in Rule 46A, provided that the said single invoice cum bill of supply shall contain the particulars as prescribed in Rule 46 or Rule 54 or as the case may be Rule 49. Friends, मैं यहां से आपकी इनपुट चाहूंगा. If any of कोई भी पार्टिसिपेंट जो है ये बताए कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसमें जो है एक मेजर चेंज आ गई है हमारे रूल पढ़ के तो लग नहीं रहा मेरे को. तो प्रोवाइडेड द सेड सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, रूल 46 से कब अप्लाई करती है? व्हेन वी आर सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स, बोथ ऑफ देम टू अ सिंगल कस्टमर. तो ये ऑप्शन है सप्लायर के लिए कि वो टैक्सेबल गुड्स के लिए टैक्स इनवॉइस बनाए, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है उसके लिए बिल ऑफ सप्लाई बनाए. ये नहीं बनाकर कि वो सिंगल जो है इनवॉइस का बिल ऑफ सप्लाई बना सकता है. ये एग्जिस्टिंग रूल थी हमारी ऑलरेडी. अब जो अमेंडमेंट आई है वो ये बोलती है प्रोवाइडेड दैट द सेड सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 46 और रूल 54 और रूल 49. तो ऐसे क्या ऐसे क्या चेंज हो गई जिसके लिए मैं ये बात बोला कि एक मेजर चेंज हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को इफेक्ट करेगा? कोई जगह बताना चाहें? एनी पार्टिसिपेंट्स? और राकेश जी, प्रवीण जी? सर मैं बता दूं? हाँ, अरे गेरा साहब आप इजाजत मांगोगे क्या? बताओ सर. गुरु जी, मेरा मानना यह है कि कुछ आइटमें ऐसी हैं जो बिल ऑफ सप्लाई में होती हैं, कुछ टैक्स इनवॉइस में होती है, और कुछ रिलैक्सेशन ऐसी हैं जो 54 में उन्होंने दे रखी है कुछ. तो वो कह रहे हैं जो भी पार्टिकुलर्स वहां पे है वो सारे के सारे, ऐसा ना हो कि कोई चीज एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है, तो वो सारी कवर होनी चाहिए. वो मेरा ये मानना. क्या होंगे ऐसे बताओ, एग्जांपल दो सर. प्लेस सप्लाई, ठीक है, एक चीज हो गया. आपका टैक्स रेट हो सकते हैं, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स रेट नहीं होता, इसमें टैक्स रेट होता है, टैक्स का अमाउंट है. तो ऐसे कई चीजें निकल आएंगी जो चार्ट के अंदर कि जो डिफरेंस है वो होने चाहिए पार्टिकुलर हमारे. राकेश जी आपके हिसाब से? मेरे को आइडिया नहीं सर. सर देखो रूल 46 देखो सर, प्रॉब्लम क्या आएगी 46A के अंदर में जो हम इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दे रहे हैं, वी कैन सेल टू B2B ऑल्सो. अगर मेरी B2B सप्लाई है और रूल 46A में इन्होंने 46 के कंडीशंस को भी अप्लाई कर दिया, then my clients will be supposed to generate e-invoice also. ये अभी तक अप्लाई नहीं कर रही थी. 46A के अंदर में ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं थी. छोटी सी किसी को लगा दी कंडीशन कि जो भी कंटेंट्स है 46 के, 54 के, 49 के वो अप्लाई करेगी. जहां भी B2B सप्लाई मेरी बन जाएगी, रजिस्टर्ड पर्सन को मेरी सप्लाई हो रही है, अगर आई एम सपोज टू जनरेट ई-इनवॉइस नाउ. मैं आगे ऐड करूं सर इसमें? हाँ सर प्लीज सर. जो हमारा इनवॉइस का बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, हाँ, वो मेरे हिसाब से ओनली अनरजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड को हो नहीं सकता. कारण वो इनवॉइस का बिल ऑफ सप्लाई इशू ही सिर्फ रजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड को हो सकता है, रजिस्टर्ड को कर नहीं सकते आप. कारण ये कंडीशन कहाँ है रूल 46 के अंदर में? हम पे पढ़ता हूं एक बार, मेरे पास खुला हुआ है. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 46, 49 where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person. Only B2C सप्लाई पे ही लगता है 46 से. ओके फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत रही इसका. मतलब आई टेक माय वर्ड्स बैक. थैंक यू गिरिजा फॉर अपडेटिंग मी दैट.
फिर अगर ये कंडीशन फिर तो इनवॉइस अप्लीकेबल बनेगी नहीं, बिकॉज इनवॉइस में तो B2B सप्लाई कंपलसरी है। हाँ कंपलसरी, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक बात है सर। थैंक यू फॉर अपडेशन गेरा साहब। थैंक यू। रूल 59 फाइलिंग ऑफ GSTR 1। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक कैवेट देता हूँ। GSTR 1 के फॉर्म्स में काफी चेंजेस किया है इन लोगों ने, बट मैंने फॉर्म्स अभी टेकअप नहीं किया बिकॉज काफी बड़ी हमारी डेलिब्रेशन बन जाती। सिर्फ मैं रूल्स को टेकअप कर रहा हूँ। फॉर्म्स में काफी चेंजेस आए हैं इस बार, जो किसी नोटिफिकेशन में ही प्रिस्क्राइब्ड है। वी कैन टेक इट एट सम अदर टाइम। अभी सिर्फ हम लोग जो रूल है मैं वहां की डिस्कशन करते हैं हम लोग अभी। A new clause is inserted in sub-rule 6. A registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule 1 of Rule 88C in respect of a tax period shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under Section 37 in Form GSTR 1 or using the IFF facility for a subsequent tax period unless he has either deposited the tax amount specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons of any amount remaining unpaid as required under sub-rule 2 of Rule 88C। अगर मैं इसकी बात करें तो अब ये क्या प्रिस्क्राइब करता है कि 88C रूल के अंडर में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इंटीमेशन इश्यू हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो या तो आप टैक्स जमा कर दो जो इंटीमेशन बताया जा रहा है, या फिर उसके रिप्लाई फाइल करो। अगर आपने दोनों में से कोई भी काम नहीं किया, देन आप GSTR 1 फाइल करने के लिए आप फॉरबिडन हो जाओगे। और सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में अगर आपका GSTR 1 फाइल नहीं करे, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो, तो आप IFF भी फाइल नहीं कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आती है कि भाई 88C क्या है ये? फ्रेंड्स 88C भी एक नया रूल है, ये भी इन्होंने इसी नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया है, तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम इतने सिर्फ देख रहे हैं कि अगर हमारे को 88C में किसी भी प्रकार की इंटीमेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, इंटीमेशन डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है, तो एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर वी आर सपोज टू रिप्लाई टू दैट इंटीमेशन। अगर हमें लगता है भाई हमारे टैक्स बिल्कुल सही जमा हो रखा है, और अगर हमारे को ये लगा कि नहीं भाई हमारे टैक्स में कुछ डेफिशिएंसी नहीं जमा कराने में, देन वी मस्ट डिपॉजिट द टैक्स आल्सो। तो कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेने पड़ेंगे इंटीमेशन के ऊपर में। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, देन यू विल बी फॉरबिडन फ्रॉम फाइलिंग GSTR 1 एंड IFF आल्सो। Rule 87 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। A new proviso is inserted in sub-rule 8, provided that where the bank fails to communicate details of challan identification number to the common portal, the electronic cash ledger may be updated on the basis of e-scroll of RBI in cases where the details of the said e-scroll are in conformity with the details in challan generated in PM206 ऑफ द कॉमन पोर्टल। ये कई बार होते हैं कि हमने चालान जमा करा दिया, बट हमारे लेजर में वो अपडेट नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। उसके फिर प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म थी कि भी हम डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं, फिर वो हमारे को अपडेट करता था। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अगर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है कॉमन पोर्टल को इंटीमेट नहीं भी होती है, बट स्टिल योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विल बी अपडेटेड बेसिस ऑफ दैट इज ई स्क्रॉल ऑफ RBI। RBI की जो ई स्क्रॉल है उसके बेसिस पर अगर आपकी PM206 जो चालान है उसकी डिटेल्स मैच करती है, तो डिपार्टमेंट विल अपडेट योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये आती है 88C। जब हमने बात करी थी GSTR 1 के लिए कि भी हमारी GSTR 1 रुक जाएगी अगर डिपार्टमेंट ने 88C में किसी प्रकार की इंटीमेशन दी है हमारे को, तो वी आर सपोज टू आइदर डिपॉजिट द टैक्स और मेक फाइल अ सुटेबल रिप्लाई। Only then we'll be able to file GSTR 1. Now, what is Rule 88C? This is completely new rule. Manner of dealing with difference in liability reported in the statement of outward supply and that reported in return. यानी GSTR 1 और GSTR 3B में अगर कोई डिफरेंस है, उसके लिए ये रूल लेकर आ रहे हैं। Sub Rule 1 says
where the tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in GSTR 1 or using the IFF in respect of a tax period exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished by him in GSTR 3B. By such amount and such percentage. यहीं पर रुकते हैं. मैं फिर से रिपीट करूंगा जो हमने भी पढ़ा है. Whether tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supply of GSTR 1 or IFF exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return furnished by him in 3B. यानी आपने आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में जो आपने फिगर दिखाया है अपनी टैक्स लायबिलिटी की, या आप IFF में जो बता रहे टैक्स लायबिलिटी की फिगर बता रहे हो, और जो आपने रिपोर्ट करी है GSTR 3B में अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी, अगर इन दोनों में डिफरेंस है, बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि यानी हर केस में नहीं आ रही है रूल 88C. ये लोग कोई बैंडविड्थ देंगे कि अगर इतने अमाउंट से ज्यादा आपके एक्सीड कर रही है या इतने परसेंटेज से ज्यादा एक्सीड कर रही है, एज बी रिकमेंडेड बाय द काउंसिल. अभी तो ये रिकमेंडेशन नहीं आई है कि इसकी परसेंटेज क्या होगी या इसकी अमाउंट क्या होगी. The said registered person shall be intimated of such difference in Part A of GST DRC 01B electronically on the common portal. One second, please. On the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his email address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said difference. यानी अगर कोई डिफरेंस है और वो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट या परसेंटेज से ज्यादा है, then department will issue an intimation in form GST DRC 01B. और ये नोटिस ये जो इंटीमेशन है ये हमारे पोर्टल पर भी आएगी, एंड इंपॉर्टेंट है ये ईमेल पर भी आनी चाहिए. अगर आपकी मेल पर नहीं आ रही है, सिर्फ डिपार्टमेंट ने पोर्टल पर डालकर छोड़ दिया, then it is not deemed to be a fit intimation under rule 88C. आप डिपार्टमेंट को दोनों कंप्लायंस करने हैं कि पोर्टल पर भी आनी चाहिए और हमारी मेल पर भी आनी चाहिए. Then only it is deemed to be an intimation served to the assessee. पे द डिफरेंशियल, वो जो इंटीमेशन आएगी उसमें वो क्या बोल रहे हैं, पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी along with interest under section 50 through form GST DRC 03 or explain the aforesaid difference in tax payable on the common portal within a period of 7 days. या तो आप टैक्स जमा करो अगर कोई डिफरेंस अमाउंट की है तो, या फिर उसको एक्सप्लेन करो, और इसके लिए पीरियड दिया गया हमारे को 7 दिन का. Within 7 days, we have to report back to the department, either through challan or through a reply. Second sub-rule, the registered person referred to in sub-rule 1 shall, upon receipt of the intimation referred to in sub-rule, either pay the amount of differential tax liability as specified in Part A of DRC 01B fully or partially, along with interest under section 50 through DRC 03, and furnish the details thereof in Part B of DRC 01B electronically on the common portal. जो रिसिपेंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसे लगता है कि भाई उसकी गलती है तो वो टैक्स या तो फुली जमा करे या पार्टली जमा करेगा, एंड ही सपोज टू रिवर्ट बैक इन पार्ट बी ऑफ DRC 01B. पार्ट ए में तो इंटीमेशन आ रही है, पार्ट बी में हम लोग डिपार्टमेंट को रिवर्ट बैक कर रहे हैं. और furnish a reply electronically on the common portal incorporating reasons in respect of that part of differential tax liability that has remained unpaid, if any, in Part B of DRC 01B within the period specified in the said sub-rule. यानी विदिन 7 days में या तो आप टैक्स जमा कर दो और DRC 01B के पार्ट बी में आप उसको इंटीमेट कर दो, या फिर आप उसका सुटेबल रिप्लाई फाइल कर दो.
थ्रू पार्ट बी ओनली, आपको और कोई मैकेनिज्म डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। अच्छा, इसके लिए ये जो फॉर्म्स है ये ऑलरेडी नोटिफाइड भी हो चुके हैं इसी नोटिफिकेशन के अंदर। वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन referred to in sub rule 1 remains unpaid within a period specified in that sub rule, and where no explanation or reasons is furnished by the registered person in default, or where the explanation or reasons furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in according with the provision section 79. अगर आपने कोई जमा भी नहीं कराया, आपने कोई रिप्लाई भी फाइल नहीं करी है, या जो रिप्लाई फाइल करी है उससे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स नाखुश हैं, देन द अमाउंट शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। नाउ वी कम टू रिफंड पार्ट। रूल 89 में चेंजेस हैं थोड़े से, तीन इसमें क्लॉज इंसर्ट करे गए हैं। रूल न्यू क्लॉज के ए इन सब रूल 2। ए क्या कहती है? अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस विद नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स पेड एंड अमाउंट, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच refund is being claimed along with a copy of such invoices, proof of making such payment to the supplier, copy of agreement or registered agreement or contract as applicable, entered with the supplier for supply of service. The latter issued by the supplier for cancellation or termination of agreement or contract for supply of service. Details of payment received from the supplier against cancellation or termination of such agreement, along with the proof thereof. In case where the refund is claimed by an unregistered person, where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated. Friends, ये जो रूल 89 में जो सब रूल 2 के अंदर जो कंडीशंस थी, अगर आपने कोई सप्लाई करी, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर सप्लाई ऑफ एनी सर्विस और जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाती है तो रिसिपिएंट अगर डिपार्टमेंट से चाहता है रिफंड लेना, उसके कोई मैकेनिज्म क्लियर कट नहीं प्रिस्क्राइब्ड थे। नाउ इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि अगर रिसिपिएंट जो कि अनरजिस्टर्ड है, अगर उसे डिपार्टमेंट से रिफंड लेना है, तो हुआ क्या है, मान लीजिए राकेश भाई से मैंने एग्रीमेंट एंटर किया कि राकेश जी मेरे को कोई एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, राकेश जी रजिस्टर्ड है, मैंने राकेश जी को एडवांस पेमेंट भी करा दिया, राकेश जी ने उसका टैक्स जमा कर दिया, बिकॉज एडवांस जब रिसीव करेंगे फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ही इज सपोज्ड टू डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन एडवांस ऑल्सो, इन्होंने टैक्स जमा भी करा दिया। नाउ किसी रीजन से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था मेरा और राकेश जी का, वो कैंसिल हो जाती है। अगर मैं डिपार्टमेंट को अप्रोच करता हूं भाई जो इन्होंने टैक्स जमा कराया था वो मेरे को रिफंड कर दो, बिकॉज राकेश जी रिफंड मेरे को करेंगे नहीं बोलते। नाउ इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होता है, ये बहुत क्लियर कट गाइडेंस प्रिस्क्राइब नहीं थे। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती है जहां की आपकी सर्विस की कॉन्ट्रैक्ट आपकी कैंसिल हो जाती है और जो एडवांस जमा जो भी करे गए हैं उसे अगर रिफंड चाहिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो पूरे इनवॉइस है, उसके डिटेल्स वगैरह जो भी है वो फाइल करेगा डिपार्टमेंट में एंड ही कैन अप्लाई फॉर रिफंड। दिस इज व्हाट केए सेज। अब सिमिलर फैशन में केबी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया एक सब रूल, अ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द सप्लायर टू द इफेक्ट दैट ही हैज paid the tax in respect of invoices on which refund is being claimed by the applicant, that he has not adjusted the tax amount involved in these invoices against his tax liability by issuing the credit note, and also that he has not claimed and will not claim refund of amount of tax involved in respect of these invoices in a case where the refund is claimed by an unregistered person, where the agreement or contract for supply of service has been cancelled or terminated. सेकेंड जो कंडीशंस लगाए इन्होंने कि जो सप्लायर है, जो राकेश जी हैं, वो एक मेरे को सर्टिफिकेट देंगे कि भाई उन्होंने टैक्स जमा भी करा दिया है इसका, इन्होंने किसी प्रकार का क्रेडिट नोट से उस टैक्स को एडजस्टमेंट नहीं किया
और ये रिफंड भी क्लेम नहीं करने वाले डिपार्टमेंट से, बिकॉज ये तो रजिस्टर्ड है, ही हैज आल्सो राइट टू क्लेम द रिफंड, बट वो क्लेम नहीं करेंगे। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन वो अगर क्लेम कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट एक सप्लायर देगा अपने कस्टमर को भी। एक क्लॉज एम इंसर्ट हुई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन केसेस where refund is claimed by an unregistered person who has borne the incidence of tax. Provided further that certificate is not required to be furnished in case where the refund is claimed by an unregistered person who has borne the incidence of tax. अगर unregistered person ने सर्टिफिकेट टैक्स बोर्न किया है, जमा कराया है, तो जब बात करें भी केबी के अंदर में सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सप्लायर की तरफ से उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। 108 ये एक वेलकम चेंज है फ्रेंड्स, बिकॉज अपील के अंदर में एक ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस थी आज के समय में, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही थी हम लोगों को एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर के रूप में, जिसको कि डिपार्टमेंट ने एड्रेस किया। अ न्यू सब रूल 3 हैज बीन इंसर्टेड where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal. A final acknowledgement indicating an appeal number shall be issued in GST APL 02 by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf, and the date of issue of provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal. ये सब रूल ये कह रही है कि भाई जिस दिन आपने अगर आपके जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो वो कॉमन पोर्टल पर अपलोडेड है, आपने अपलोड कर दिया है, तो डिपार्टमेंट आपको जो अपीलेंट है उसे APL 02 में एक्नॉलेजमेंट इशू करेगा। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिसीजन और ऑर्डर appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of 7 days from the filing of Form APL 01, and a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in Form APL 02 by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf, and the date of issue of provisional acknowledgement shall be considered as a date of filing. फ्रेंड्स अभी क्या होती थी, प्रोसेस क्या थे, अगर आपने अपील कोई फाइल करी है डिपार्टमेंट में तो प्रोसेस ये था कि आप APL 01 अपलोड करते ऑनलाइन, आप उसके प्रिंट आउट निकालते हो, जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल करी है, यू वर सपोज टू गेट द ऑर्डर सर्टिफाइड बाय द डिपार्टमेंटल पर्सन जिसने वो ऑर्डर इशू करी थी। फिर से समझिएगा, अगर आपके क्लाइंट को किसी भी प्रकार की कोई ऑर्डर इशू हुई है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो, तो प्रोसेस ये था कि आप ऑनलाइन जो है APL 01 अपलोड करोगे आप, और उसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच कर ही रहे हो आप, बट उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल करके जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो वो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी डिपार्टमेंट से सर्टिफाई करवानी है आपको, सर्टिफाई करवा करके सर्टिफाइड कॉपी अलोंग विद APL 01 आप हार्ड कॉपी जमा करा दो डिपार्टमेंट में जाकर के, उसके बाद आपको APL 02 इश्यू होती है। APL 02 इज अ डॉक्यूमेंट विच इज सेज कि भाई आपने अपील फाइल कर दी, टिल द टाइम APL 02 इज इशूड आपकी अपील फाइल नहीं मानी जाती। अब दिक्कत ये आती थी कि भाई डिपार्टमेंट से हम लोग अगर उसके सर्टिफाइड कॉपी लेने जाते हैं उसमें बहुत बड़ी हैसल थी, खर्चा तो खैर होता ही है, टाइम खराब होता ही हम लोगों के लिए। अब प्रैक्टिकली डिफिकल्टी क्या आती है, मान लीजिए मेरे किसी क्लाइंट की कोई गाड़ी जा रही है दिल्ली से फॉर एग्जांपल गुजरात के लिए, और राजस्थान में गाड़ी पकड़ी जाती है, वहां पर टैक्स चार्ज किया डिपार्टमेंट ने, पेनल्टी चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, हमने वहां पर जमा कराया, गाड़ी छुड़वाया, हम अपील फाइल करते हैं उसके अगेंस्ट में। नाउ वी आर सपोज टू गो टू राजस्थान, उनको बोल करके उस ऑर्डर की कॉपी को सर्टिफाइड करवाएंगे, देन ओनली वी कैन फाइल दी अपील, उसके पहले अपील हमारी एक्सेप्ट नहीं होती थी। नाउ दे हैव सेड कि अगर आपकी जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो वो अगर ऑनलाइन अपलोडेड है पोर्टल के ऊपर में,
तो आपको सर्टिफाइड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली 01 अपलोड करो, मैटर एंड्स देयर, और आपका 02 आपको इश्यू हो जाएगा ऑनलाइन ही। आपको हार्ड कॉपी कोई आवश्यकता नहीं जमा कराने की। लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन अपलोडेड नहीं है, देन द प्रोसेस नाउ सेज कि आप ऑर्डर को सेल्फ सर्टिफाई कर दो, आपको डिपार्टमेंट से सर्टिफाई नहीं करवाने। यू कैन सेल्फ सर्टिफाई द ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप जमा कराइए और APL 2 इशू करवा लीजिए। तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि डिपार्टमेंट जाकर के आपको जो है APL जो ऑर्डर है उसकी सर्टिफिकेशन नहीं करवानी है, पहला। सेकंड, अगर आपके जो वो ऑर्डर है अगर वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोडेड है तो आपको तो हार्ड कॉपी भी जमा नहीं कराने, अब तो आपको ऑनलाइन ही APL 02 इशू हो जाएगी। Provided further that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of 7 days from the date of filing of APL 01, the date of submission of such copy shall be considered as a date of filing of appeal. ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी यही है कि अगर आप विदिन 7 डेज में, अगर आप APL 01 जमा कराने के विदिन 7 डेज में आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हो और APL 02 इशू नहीं होती है, तो अगर आप लेट से जमा करवा रहे हो तो जिस दिन जमा कराया आपका वो डेट माना जाएगा। वी मस्ट रिमेंबर, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो है टाइम बारिंग पीरियड। हमारे को 90 दिन मिलते हैं अपील फाइल करने के लिए। अगर आपने APL 02 इशू नहीं कराया टाइमली और आपने APL 01 प्लस हार्ड कॉपी आप 90 दिन के बाद जमा करवा रहे हो जाकर के डिपार्टमेंट के अंदर में, तो आपके लिए फिर अपील लेट मानी जाएगी। दैट इज द ओनली थिंग जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की चीज है। अपील टू अपीलेट अथॉरिटी बाय डिपार्टमेंट, जो रूल 108 कहती है हमारे लिए एज एन रजिस्टर्ड पर्सन के रूप में, सेम चीज इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है रूल 109 में डिपार्टमेंट के लिए। एज ऑन डेट अभी जो प्रोविजन थी कि जो डिपार्टमेंट अगर उसे अपील फाइल करता था तो दे वर नॉट सपोज टू फाइल एनी डॉक्यूमेंट, सिर्फ APL 01 अपलोड करेगा, मैटर एंड्स, अपील इज डीम्ड टू बी फाइल्ड। बट अब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने हैं, the process has been completely changed now. What it says, जो मैकेनिज्म हमारे लिए है as it is, रूल 108 की रेप्लिका हो गई रूल 109। अब पहले ये रेप्लिका नहीं थी, जो हमने भी पढ़ा 108 में सेम कंडीशन यहां पर आ जाती है। An application to the appellate authority under subsection 2 of 107 shall be filed in APL 03. हमारे लिए APL 01 है, डिपार्टमेंट के लिए APL 03 है, along with relevant documents either electronically or otherwise as may be notified by the commissioner, and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellate immediately. हमारे लिए सेम कंडीशन है कि आप APL 01 में फाइल करो और आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी अगर आपके ऑर्डर अवेलेबल है ऑनलाइन। तो where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued in APL 02 by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf, and the date of issue of provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal. जो प्रोविजन हमारे लिए वह यहां पर भी आ रही है, provided that where the decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said order or a decision within a period of 7 days from the date of filing of APL 03, and a final acknowledgement indicating the appeal number shall be issued in APL 02 by the appellate authority or the officer authorized by him. Provided further that where the self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of 7 days of filing of APL 03, the date of submission of such copy shall be submitted as the date of filing of appeal. तो जो प्रोविजंस हमारे लिए एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, वो एज इट इज अब डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रही है। अभी तक डिपार्टमेंट पर एक लीवे थी कि उन्होंने APL 03 फाइल किया, मैटर उनके लिए खत्म हो जाती थी, उनको किसी प्रकार की सर्टिफाइड कॉपी वगैरह कुछ भी फाइल नहीं करनी पड़ती थी। बट नाउ दैट बेनिफिट हैज बीन विथड्रॉन। अब दे आर ट्रीटेड एज सेम एज रजिस्टर्ड पर्सन नाउ। ये एक नई रूल आ रही है 109C, ये अभी तक में नहीं थी। दिस हैज बीन न्यूली इंसर्टेड नाउ, और एक ये वेलकम चेंज भी है। विड्रॉल ऑफ अपील,
अभी तक में कोई प्रोविजन नहीं थी कि हमने कोई अपील फाइल करी है और अगर मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं तो देयर वाज नो मैकेनिज्म एज सच. नाउ दे हैव प्रिस्क्राइब्ड अ मैकेनिज्म कि अगर आपने अपील फाइल कर रखी है, बट इफ यू वांट टू विड्रॉ योर अपील, you can follow the mechanism and withdraw the appeal. Now what the rule says, 109C, withdrawal of appeal. The appellant may at any time before the issuance of show cause notice under subsection 11 of section 107 or before the issuance of order under said subsection, whichever is earlier, in respect of any appeal filed in APL 01 or APL 03, file an application for withdrawal of the said appeal by filing an application in APL 01 or 03W. यानी अगर आपने कोई भी अपील फाइल कर रखी है एज अ रजिस्टर्ड पर्सन और डिपार्टमेंट में अगर फाइल कर रखी है APL 03 की तरफ से, then we can withdraw the application of appeal by filing APL 01W as a registered person. अगर डिपार्टमेंट को विड्रॉ करने हैं तो APL 03W ऑनलाइन फाइलिंग करनी है and we can withdraw the appeal filed by us. Provided that where the final acknowledgement in APL 02 has been issued, sorry, the withdrawal of the said appeal would be subject to the approval of the appellate authority, and such application for withdrawal of appeal shall be decided by the appellate authority within 7 days of filing of such application. Provided further that any fresh appeal filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit prescribed in subsection 1 or 2 of section 107. मीनिंग thereby, अगर हमने अपील विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल करी, APL 01W फाइल कर दिया हमने, तो वो हमारी एप्लीकेशन सुओ मोटो विड्रॉ हो जाएगी. राइडर क्या है, हमारे को APL 02 इशू नहीं हुआ हुआ. अगर हमारे को APL 02 अगर इशू कर दिया था डिपार्टमेंट ने, देन हमारी विड्रॉल की एप्लीकेशन विल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द अपीलेट अथॉरिटी. But the appellate authority must decide on my application within a period of 7 days of filing of the application. ये कंडीशन है विड्रॉल के लिए. फर्दर ये बोलते हैं कि अगर आपको दोबारा फिर से अगर अपील फाइल करनी है तो आपके लिए जो टाइम बारिंग पीरियड है वो तो वही ओरिजिनल है जिस दिन से आपके ऑर्डर इश्यू करी गई थी. माने विड्रॉल के बाद नई टाइम लिमिट नहीं मिल रही है आपको. जो ओरिजिनल ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप दोबारा फिर से अपील फाइल करना चाहते हो, अगर आप मान लीजिए आपने आज एक एप्लीकेशन फाइल करी, आप उसको विड्रॉ कर लेते हो 2 दिन बाद फॉर एग्जांपल, और अब फिर आप यू वांट टू रीफाइल द अपील नाउ, तो रीफाइलिंग करने के कंडीशन में भी जो टाइम लिमिट है आपके लिए वो तो ओरिजिनल ऑर्डर की सर्विंग से विद इन 90 डेज ही रहेगी. इट विल नॉट बी डीम कि जिस दिन आपने विड्रॉ कर लिया है अब उसके बाद से आपको फ्रेश टाइम लिमिट कुछ मिल रही है. ऐसे कोई कंडीशन प्रिस्क्राइब नहीं है. तो वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन कि अगर कोई भी हम अपील को विड्रॉ कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर अ री अपील नाउ और रीफाइलिंग ऑफ द अपील, देन वी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन कि भाई हमारी जो टाइम बारिंग पीरियड है वो हमारे ओरिजिनल ऑर्डर की सर्विंग डेट से मानी जाएगी. अब फ्रेंड्स हम आते हैं सर्कुलर के ऊपर में. यहां तक तुमने नोटिफिकेशन की बात करी है. एनी क्वेश्चन टिल नाउ फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट्स? कोई क्वेश्चन नहीं है रमन जी. ठीक है जी. फ्रेंड्स आई थिंक सर्कुलर जो है 4 इशू करे गए हैं, 83, 84, 85, 86, 5 सर्कुलर इशू करे गए हैं कल. बट मैंने 2 ही इंपॉर्टेंट मेरे को नजर में आए जो कि हमारे लिए बनती है, तो मैंने उस दोनों को सिर्फ पिकअप किया है. वन इज सर्कुलर नंबर 183/15 2022 डेटेड 27 दिसंबर 2022. ये एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर थी जिसमें कि इट टॉक्स अबाउट डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम्ड इन 3B एज कंपेयर टू 2A फॉर 17-18 एंड 18-19. Means we all know कि आगे कैंसिल कर दिया. हाँ. अरविंद जी म्यूट कर लो. अरविंद जी म्यूट कर लो प्लीज. फर्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर जो थी हमारी जीएसटी आने के बाद में 17, 18 और 18, 19,
इस 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जो जीएसटी की जो ऑडिट वगैरह हो रही है डिपार्टमेंट की, वो लोग इनवेरिएबली एक इशू को उठाते हैं कि भाई आपके अगर 2A में अगर वो आईटीसी नहीं आ रही है और अगर आपने क्लेम कर रखा है तो आपके लिए वो लोग डिमांड इशू करते हैं। मतलब उनकी जो प्रोसेस है चेक करने का, दैट इज टेबल 8A, हमारे जो जीएसटीआर 9 है एनुअल रिटर्न, तो टेबल 8A में हमारी ऑटो पॉपुलेट होती है फिगर 2A वाली, और टेबल 8B में हमारी फिगर आती है 3B की फिगर आती है। तो अगर आपकी जीएसटीआर 9 के टेबल 8B में जो अमाउंट है आईटीसी की, इफ दैट अमाउंट एक्सीड्स द अमाउंट इन टेबल 8A, तो वहां पर डिपार्टमेंट इनवेरिएबली क्वेश्चन रेज करता है कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द आईटीसी मोर देन व्हाट इज अवेलेबल इन टेबल 8A। यानी अगर 2A में आईटीसी नहीं है तो वो आपको इन जनरल डिपार्टमेंट जो है इशू रेज करता है हमारे लिए। तो इन 2 साल के लिए डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है, जिसको मैं जिस से पढ़ रहा हूं यहां बैठ करके आपके सामने में। डिपार्टमेंट अपने सर्कुलर में ये तो मानता है फ्रेंड्स, उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि जीएसटीआर 2A वाज इंसर्टेड फ्रॉम 9th of October 2019। उसके पहले जीएसटीआर 2A इंसर्ट नहीं करी गई थी। रूल 36 सब रूल 4 के अंदर में जो इंसर्शन हुई थी दैट वाज विद इफेक्ट फ्रॉम 9th of October 2019। तो इसके पहले कोई 2A की लीगल सिग्निफिकेंस नहीं थी किसी जगह पर। हाँ, ये एक अलग डिबेट है फ्रेंड्स कि उन्होंने रूल 36 सब रूल 4 में इंसर्ट तो कर दिया 2A को, बट ऐसी कोई उनके पास पावर नहीं थी। तो वी ऑल नो कि 1 जनवरी 2022 से सेक्शन को अमेंड किया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को अमेंड किया, क्लॉज AA इंसर्ट किया, और वहां पर डिपार्टमेंट ने जीएसटीआर 2B को प्रिस्क्राइब करवाया। तो अगर हम लोग रूल 36 सब रूल 4 को देखें, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA को पढ़ें या इस सर्कुलर को पढ़ते हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि डिपार्टमेंट के पास में रूल 36 सब रूल 4 में भी जो इंसर्ट किया इन्होंने 2A को, वो भी पावर नहीं थी। दैट वाज एक्सीडिंग देयर पावर वेस्टेड इन द सेक्शन। तो सेक्शन के हिसाब से तो 2B की जो मैकेनिज्म है दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ओनली। तो लीगली अगर किसी का अमाउंट सिग्निफिकेंट है तो फाइट कर सकते हैं कि 2A की लीगल सिग्निफिकेंस क्या थी उसके पहले की। नाउ कमिंग टू रूल 36 सब रूल 4, मैं अगर वो भी पीरियड लेकर चलता हूं कि 36 सब रूल 4 तो अमेंड हुई 9th of October 2019 को, उसके पहले तो ये थी ही नहीं किसी प्रकार के भी, और ये तो इनका सर्कुलर खुद का कह भी दिया वाकर के। बट सर्कुलर ने ये कह दिया कि अगर वो 2A में आईटीसी नहीं आ रही है और रजिस्टर्ड पर्सन ने क्लेम कर रखा है, तो एज अ प्रॉपर ऑफिसर उनको क्या मैकेनिज्म होना चाहिए चेक करने का, वो एक हम लोग डिस्कस करते हैं। It says the proper officer should ascertain that following condition of section 16 of CGST Act has been fulfilled. Normal है जो हम पढ़े हैं सेक्शन में, the registered person is in possession of tax invoice or debit note issued by the supplier or such other paying documents. ये already section 16 की condition है। Second, he has received the goods or services or both. ये भी section 16 की condition है। He has made the payment of for the amount towards the value of supply along with tax payable thereon to the supplier. ये कंडीशन जो है 16 सबसेक्शन 2 की प्रोवाइजो की है, ये सेक्शन 16(2) की कंडीशन नहीं है। कंडीशन में तो सिर्फ 4 ही वहां पर थे। ये जो क्लॉज जो इन्होंने इंसर्ट किया है अपने सर्कुलर में नंबर क्लॉज 3 के अंदर में, ये तो 16 सबसेक्शन 2 की प्रोवाइजो से लेकर आए हैं लोग। अब ये कहते हैं कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन के पास में इनवॉइस हो, रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स या सर्विसेज रिसीव किया हुआ हो, और रिसिपिएंट ने अपने सप्लायर को पूरा टैक्सेबल अमाउंट विथ टैक्स की पेमेंट कर रखी हो। ये सबसे पहले तो प्रॉपर ऑफिसर को ये चेक करने चाहिए। अगर उसके रिसिपिएंट के 2A में अगर वो आईटीसी नहीं आ रही है, देन द प्रॉपर ऑफिसर शुड चेक दीज 3 कंडीशंस, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे। नाउ for the purpose of satisfying the condition mentioned in clause C of section 16 subsection 2, the proper officer should, ये इंपॉर्टेंट थी बिकॉज झगड़ा सिर्फ इसी जगह का है कि भाई सप्लायर ने टैक्स जमा किया कि नहीं किया।
ये कंडीशन है क्लॉज सी और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर में। अब इसको डिपार्टमेंटल ऑफिसर कैसे सेटिस्फाई करेगा, उसका इन्होंने मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किया है। वो क्या है? ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सीए और अ सीएमए। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बट इसमें बहुत बड़ी एक कैविएट है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब सर्कुलर ये कह रही है कि अगर आपके 2A में इनपुट नहीं आ रही है तो आप अपने सीए से एक सर्टिफिकेट लो। डिपार्टमेंटल ऑफिसर को ये बोला जा रहा है कि भी आप अपने उस रजिस्टर्ड पर्सन को बोलिए सर्टिफिकेट लेकर देगा सीए से। फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है कि सप्लायर ने टैक्स जमा कर रखा है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट सी इशू करेगा। अब उस सर्टिफिकेट में कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या हमें सर्टिफाई करना है एज अ सीए के रूप में। पहला है कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करी गई है, ये एक सीए सर्टिफाई करके देगा, पहला। सेकंड, टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने उसका टैक्स जमा करा दिया है। दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इफ द डिफरेंस इज मोर देन 5 लाख रुपीज। यानी फ्रेंड्स, मेरे 2A में और जो मैंने आईटीसी क्लेम किया 3B में, उन दोनों का डिफरेंस अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का है, अप टू 5 लाख नहीं, मोर देन 5 लाख है, देन टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टैक्स पेमेंट बाय द सप्लायर, माने क्लॉज सी जो है हमारी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को बोलेगा कि भाई आप अपने सीए से या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेकर दो हमारे को। और जो सीए हैं या जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, दे आर सपोज टू सर्टिफाई, पहला, द गुड्स हैज बीन सप्लाइड और द सर्विसेज हैज बीन सप्लाइड। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, हाउ कैन आई नो कि भाई मेरे क्लाइंट के जो सप्लायर है उसने सप्लाई गुड्स या सर्विसेज करी कि नहीं करी थी उस समय? हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या आएगा? इनवॉइस आएगा, ट्रांसपोर्टर की बिल्टी आ जाएगी, जीआर आ जाएगी हमारे पास में, और तो कुछ आने वाला नहीं है। क्या इस 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ईवे बिल आ जाएगी हमारे पास में? ईवे बिल, टैक्स इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट की जीआर, ये तो प्रॉपर ऑफिसर भी ले सकता था, बट उन्होंने कंडीशन दे दिया कि भाई सीए इसको लिख करके देगा, सर्टिफिकेट बना करके देगा कि सप्लायर ने गुड्स की सप्लाई करी कि नहीं करी, सर्विसेज की सप्लाई करी कि नहीं करी, ये आप सर्टिफाई करके दो। भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा, जैसे कल से जब पढ़ा राकेश भाई मैंने ये कंडीशन कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को क्या पता भी मेरे क्लाइंट ने अपने सप्लायर से गुड्स रिसीव किया है या बिल लिया है। हाउ कैन आई एज अ ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू माय क्लाइंट सर्टिफाई दिस? ये बहुत बड़ी कंडीशन, बहुत बड़ी विडंबना हमारे लिए आने वाली है। अपॉर्चुनिटी तो है ये, बट साथ में हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आ रहा है ये, क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट के बेसिस पर उसे आईटीसी मिलने वाली है मेरे क्लाइंट को। जो टैक्स पेमेंट वाली है वो तो ठीक है, टैक्स पेमेंट जो सप्लायर ने किया कि नहीं किया ये तो हम आराम से चेक कर सकते हैं उसके रिकॉर्ड से, सप्लायर के रिकॉर्ड से, और हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बट जो पहला कंडीशन है फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा कि हाउ विल यू सर्टिफाई फॉर द गुड्स। और सर्विसेज के सबसे डिफिकल्टी आने वाली है। सर्विसेज में तो ना वेबिल होती है ना जीआर होती है। यहाँ क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे क्लाइंट से अपने, जिसके बेसिस पर आप सर्टिफिकेट इशू कर पाओगे अपने क्लाइंट को फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। सर इसमें मेरी एक प्ली है। हाँ सर, इसमें मैं कह रहा हूँ सप्लायर से सर्टिफिकेट लें उसके सीए से। सर किसी का भी सर्टिफिकेट देगा, मान लीजिए सप्लायर का सीए तो दे सकता है सर। प्रवीण जी, अगर मान लो आप सप्लायर के सीए हो, हाँ जी, सप्लायर बोलता कि भाई मैंने जो है रमन जी को ये सर्विसेज दे दिया, हाँ जी, और वो आपको बोलता कि आप प्रवीण जी आप सर्टिफाई करके दे दो मेरे को कि भाई मैंने सर्विसेज रमन जी को दिया है, तो आप कैसे सर्टिफाई करोगे ये बताओ मेरे को तो सिर्फ आप। वो तो फिर भी इनवॉइस से बेस पे कर सकता है सर। सर इनवॉइस तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफिसर के पास भी है, इनवॉइस तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर के पास ही मिल गई ना। जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट ने तो इनवॉइस दे दिया डिपार्टमेंटल ऑफिसर को, तो ठीक है सर। बट वहां तो सिर्फ बात नहीं ना है। आप अगर सप्लायर के सीए हो तो सप्लायर के सीए के रूप में आप सर्टिफाई कैसे करोगे कि आपके क्लाइंट ने अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज, खासकर जो डिफिकल्टी आने वाली सर्विसेज को लेकर के ये सप्लाई करी थी उस समय। हम तो जाएगा सर। हाँ सर, रमन जी मैं राजेश भाई गुड इवनिंग।
हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार अपने चेहरे पे तो दिखा दो यार, आप घूंघट में रहते हो। सर गाड़ी चला रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, गाड़ी चला रहे हो, ओके। हाँ राजेश भाई प्लीज। आई थिंक इंटेंशन भी यही है डिपार्टमेंट की कि आप तभी सर्टिफाई करेंगे व्हेन यू आर श्योर। नहीं वो ठीक है राजेश भाई, बट आप व्हेन यू आर श्योर then only the ITC should pass, and if it is a book entry then the ITC will not be certified by the CA, should not be certified, and that is how they want to make sure कि ये जो अगर रह गया है ऐसी कुछ गैप तो उसको हम इस तरह से लिमिटेड पर्पस रहेगा इसका उस गैप को फिल करने के लिए बस। I agree with you that we should be very sure। आपने जो वर्ड यूज करी श्योर, आप वो कैसे आप श्योर बनोगे आप देने के लिए सर्टिफिकेट? I think you know your clients, you know the business, you know the documents. Basis that you will frame the certificate in a way, you put the language in a way that you, when you are certifying it, you safeguard yourself also. That on what basis you are certifying. तो पता नहीं मेरे को, तो मैं जैसे कल से पढ़ा हूं ना, मैं तो bewildered हूं कि मैं अगर कोई क्लाइंट मेरे को अप्रोच करेगा तो whether I should issue the certificate or not, because जो पहली कंडीशन है कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को आप सर्टिफाई करोगे, मतलब ठीक है क्लाइंट्स को अच्छे भी हैं, बट अपने हर जगह जानते हैं कि भाई वो लोग आटे, कुछ क्लाइंट जो है आटे में नमक मिलाते भी हैं। अब वो नमक मेरी ही सर्टिफिकेट वाली सप्लाई की है कि नहीं, हाउ कैन वी नो दैट? Raman ji, you will just based on the documents available with you and the proofs available. डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर चलो, इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर अस कि भाई हाउ कैन वी बी श्योर, बट हाँ ये चीज जरूर है फ्रेंड्स, मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा व्हेनेवर वी आर इशूइंग एनी सर्टिफिकेट फॉर दिस सर्कुलर पर्पस, वी शुड टेक अटमोस्ट कॉशन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई करें, सेटिस्फाई हम लोग पहले हों, देन ओनली वी शुड इशू द सर्टिफिकेट। अनटिल अनलेस वी आर सेटिस्फाइड हम लोग सर्टिफिकेट ना इशू करें। फ्रेंड्स इसमें एक चीज और है, सर्कुलर ने साफ साफ कहा है कि अगर आप कोई भी सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इशू करता है, दैट मस्ट कंटेन द यूडिन। वी ऑल नो यूडिन कंपलसरी है, बट सर्कुलर में मेंशन किया गया इस चीज के बारे में। तो ये इंश्योर करें हम लोग कि कभी भी कोई सर्टिफिकेट इस तरह की हम लोग इस सर्कुलर के लिए अगर इशू करें, देन एक्चुअल मैनर में हमारे क्लाइंट ने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रखी हो या रिसीव कर रखी हो। एक्चुअल कहां से पता लगेगा सर? यही तो बिग क्वेश्चन है। ये आप एक्चुअली कह रहे हो तो एग्जांपल लेते हैं सर, मैं एक बात मान के चलता हूँ। हाँ बताओ ना सर। कि यदि हम पहले गुड्स की बात करते हैं तो यदि उसके बिल्स उसके स्टोर में एंटर्ड है, स्टोर बुक में एंटर है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। गेट पास पे एंटर है तो हमारे प्लस पॉइंट हो सकता है। और एक्चुअली वो मटेरियल कहाँ यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है बुक्स बता रही है तो पता लग सकता है। ये तो हो गई गुड्स वाली बात। और रही सर्विस वाली बात, तो सर्विस की भी हमें कंजम्पशन देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल सर्विस वो कंज्यूम हुई है, कहाँ हुई है बात। चलो उसने दे दी, परंतु तो हमारे बिजनेस में कंज्यूम कहाँ हुई ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये तो चीज मान के चलो कि उन्होंने जो डाला है बहुत सोच समझ के डाला है। सर उन्होंने तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी। बिल्कुल डाल दी सर, बिल्कुल डाल दी। और जिस तरह प्रवीण भाई कह रहे थे कि हम सप्लायर से ले सकते हैं, तो ये फॉर एग्जाम्पल ये 10 लाख का सर्टिफिकेट है और 10 लाख में हमारे सप्लायर है 25, तो 25 सर्टिफिकेट थोड़ा, ये सर्टिफिकेट एक ही चाहिए, तो वो तो देगा तो एक ही बंदा, सप्लायर तो ये नहीं सकता, हमें देना पड़ेगा। सर देखो अल्टीमेटली सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो, देने तो सीए को ही है ना। ये कोई है, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आएगी तो क्वेश्चन जो बॉल है वो तो हमारे ही कोर्ट में आने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा क्लाइंट रेसिपिएंट हो या हमारा क्लाइंट सप्लायर हो। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात, ठीक बात। तो यहाँ पर जो आपने बात करी ना, जैसे गेट पास की एंट्री है, स्टोर्स के रिकॉर्ड्स की एंट्री वगैरह है, इनको हम चेक करेंगे ऑब्वियस की बातें हैं। और इसमें तो जो वाला यदि हाँ वो कोई मटेरियल आया है तो हमारा कंज्यूम होके कहाँ सप्लाई हुआ है, उसके अगेंस्ट सेल क्या हुई है, तो कई चीजें वहां काउंट हो जाएंगी। बाकी ये कि 99% तो क्लाइंट को ही पता होता है कि क्या सच्चा क्या झूठ है, वो तो बात डाउट वाली बात है। हमें नहीं पता, तो क्लाइंट को तो पता है। हाँ क्लाइंट को सब पता है, बट क्लाइंट बताएगा तो नहीं ना फिर आपको। तो जब नहीं सर, तो बताएगा तो नहीं आपको वो। सर नहीं, जब आप ऐसी 2-4 डॉक्यूमेंट मांगोगे ना तो ऑटोमेटिक बोल देगा कि साहब ये तो है। राजेश भाई जी, जी मनमोहन जी, सारे सम्मानित
सम्मानित महानुभावों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। जरा वीडियो ऑन करो अपना सर, वीडियो का जी। नहीं, वीडियो तो नहीं अभी इसमें हो पाएगा सिस्टम में ऑन, कैमरा वर्क नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है जी। पर मैं सभी को प्रणाम करते हुए और बड़े नम्र निवेदन के साथ ये कहना चाह रहा हूँ जी कि एक सब्जेक्ट होता था हमारे यहाँ ऑडिट जी, और उसमें ऑडिट में सब बताया जाता है क्या चीज कैसे वेरीफाई करते हैं जी। और ये सब बैठे हुए सब सज्जन लोग 25-25, 30-30 साल की प्रैक्टिस वाले हैं जी जी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट सब ऑडिट कर रहे हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20-20, 25-25 साल से। तो अब ये कहना बड़ा अच्छी बात नहीं है कि परचेज और सेल को कैसे वेरीफाई करें। ठीक है, बस इतना सा कह करके मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ और नमस्कार कर रहा हूँ। तो ऐसा मत करो, ये वीडियो भी जाती हैं, ट्रेवल करती हैं वीडियोस, और हम कहें कि हमें परचेज और सेल वेरीफाई करना नहीं आता और हम कैसे एश्योर करेंगे और सर्टिफिकेट, तो फिर हमको ये सोचना चाहिए कि हमने ऑडिट रिपोर्टें कैसे साइन की हैं, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की सेल और परचेजेस हमने ओपाइंड की हैं। तो ओपाइंड में ये भी है कि हाँ ये जेन्युइन है, ये मैनिपुलेटिव नहीं है। ठीक है, वहां पर हमारे यहाँ टेस्ट चेक बेसिस का कॉन्सेप्ट होता है, पर मटेरियलिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ये मेरा नम्र निवेदन है कि इसको प्लीज प्लीज प्लीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो है और चेक करना है तो करना है, और कोई एक स्टैंडर्ड लाइन हो नहीं सकती। पर ये हम सब, और ये सब मेरे से ज्यादा जानते हैं, और सब मेरे से ज्यादा एक बार में लेजर स्क्रूटनी करके बता सकते हैं कि ये जेन्युइन वाली सप्लाई है या ये इनजेन्युइन वाली सप्लाई है। ये सब इतने एक्सपर्ट है, ये सब ऐसे ही स्मार्ट कोट एंड टाई ऐसे ही थोड़ी ना ये आ गई है ऐसे ही रमन जी के चेहरे पे जो खुल रही है। ठीक कह रहे हो सर। तो मेरा ऐसा नम्र निवेदन है रमन जी। जी जी। चलो बस इतना ही मुझे कहना था। ठीक है सर। थैंक यू फॉर गाइडेंस खेमका जी। थैंक यू जी। आपको सब पता है और लोग सब सीए भाइयों को सब पता है कैसे चेक करना है, और सारे सर्टिफिकेट मैक्सिमम हम ही इशू करेंगे। हाँ तो क्लाइंट तो हमसे ही मांगेगा, हमें ही करने ही पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल है जी। तो बस कोई भी रिस्क ना ले। सेक्शन 70 के संबंध सीए भाइयों को भी आ रहे हैं। ये मैं आप लोगों को, जिन्होंने 9C साइन की हैं, जिन्होंने ऑडिट की हैं, जहां पर मेजर इश्यूज हैं वहां पर अब सीए भाइयों को भी समन आ रहे हैं। वेरी ट्रू। बट कोई भी करे बड़ी संवेदना से। ठीक है सर, प्लीज रमन जी कैरी करें। थैंक यू खेमका जी, थैंक यू फ्रेंड्स। तो जैसे खेमका जी भी कह रहे हैं कि भाई हमें अगर सर्टिफिकेट इशू करनी है तो एज अ practicing chartered accountant we must take all precautions, all verifications into consideration before issuing any certificate. सिर्फ क्लाइंट ने बोल दिया इसके बेसिस पर we must not issue, because we all know कि गुड़गांव में क्या हुआ था अपनी फ्रेटर्निटी के साथ में, और जो खेमका जी भी कह रहे हैं कि भाई सम्मान वगैरह भी अब सीए को इशू हो रहे हैं। तो जस्ट फॉर sake of obliging clients of fees, we should not issue any certificate until unless we are completely satisfied कि भाई ये actual goods या सर्विसेज की सप्लाई क्लाइंट ने रिसीव करी है या दिया है। Now going forward, और यहां तक जो बात कर रहे थे फ्रेंड्स, ये बात कर रहे थे कि अगर ये डिफरेंस अमाउंट जो है जीएसटीआर 2A में और 3B के अंदर में अगर मोर देन 5 लाख रुपीज है, then the recipient is supposed to obtain a certificate from a chartered accountant. अगर ये डिफरेंस 5 लाख से कम की है या 5 लाख तक की है, then what? It says obtain a certificate from a supplier for supply of goods or services. Tax has been paid by the supplier. The certificate is required if the difference is up to 5 lakh rupees. यानी जो सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मांग रहे थे मोर देन 5 लाख में, तो अप टू 5 लाख के अंदर में जो सप्लायर है वही सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि भाई उसने जो है सप्लाई एक्चुअल मैनर में करी है गुड्स या सर्विसेज की, और उसने टैक्स की जमा भी कर दी है। डिफरेंस इन आईटीसी, एक कैविएट है इसके अंदर में फ्रेंड्स,
the circular says for the period financial year 17-18, as per the proviso to section 16 subsection 4 of CGST Act, the aforesaid relaxation shall not be applicable to the claim of ITC made in form GSTR 3B return filed after the due date of furnishing of return for September 18 till the due date of furnishing of return for March 19. If the supplier has not furnished details of said supply in his GSTR 1 till the due date of furnishing of GSTR 1 for the March 19. Friends, नॉर्मल मैनर में 16 सबसेक्शन 4 के अंदर में टाइम बारिंग पीरियड होती है हमारे लिए सितंबर हुआ करती थी पहले, अब तो खैर नवंबर हो गई, बट सितंबर पहले हुआ करती थी हमारे लिए टाइम बारिंग पीरियड और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. नाउ द सर्कुलर से कि 17-18 के लिए जो टाइम बारिंग पीरियड थी वो सितंबर 18 नहीं होकर के डिपार्टमेंट उसको एक्सटेंड किया था, मार्च 19 तक किया था. ये हमारे सेक्शन में अमेंडमेंट आई थी. Now the circular says कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट ऊपर में दे रही है डिफरेंस को लेकर के, वो अप्लाई नहीं करेगी अगर मेरे सप्लायर ने अपनी GSTR 1 रिटर्न फर्निश ही नहीं किया था मार्च 19 तक. मार्च 19 तक अगर मेरे सप्लायर ने रिटर्न्स GSTR 1 फाइल नहीं किया, उसके बाद फाइल किया अगर उसने, तो एज अ रिसिपेंट जो रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट मेरे को 17-18 का देना चाह रहा है ऊपर इस सर्कुलर के अंडर में, वो सर्टिफिकेट लेकर के अब काम बन जाए हमारी, वो रिलैक्सेशन हमारे को 17-18 की इस सर्कुलर के अंडर में नहीं मिलती है. रमन जी प्लीज सर. सर जो गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया सर. जो सीए को सर्टिफिकेट देना है वो सप्लायर की पेमेंट कैसे वेरीफाई करेगा? वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं ना. मैं उसकी ऑडिट भी करूंगा, मैं अपने क्लाइंट का तो कर ही रहा हूं और क्लाइंट के वेंडर का भी ऑडिट करूंगा. नहीं सर, हमें तो वही करना ही पड़ेगा ना. नहीं, मेरा सवाल ये था कि मेरे को पेमेंट अपनी दिखानी है कि मैंने पेमेंट कर दी, क्योंकि वो पूछता है टैक्स पेड बाय द सप्लायर. हाँ, सर्कुलर तो ये कहती है मतलब मैं जो सेलर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करूं. हाँ, बिकॉज़ जो कंडीशन है टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर है. हो पाएगा और वो अलाउ करेगा सर ऐसे? नहीं करेगा. तो हमें क्यों चिंता है? अगर मान लीजिए मेरे क्लाइंट जो रिसिपिएंट है, अगर उसे सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को इशू करवाने हैं तो ही हैज टू कोऑर्डिनेट विद द सप्लायर कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दो मेरे सीए को. सर मैं ये सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो हमें क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहिए. जैसे 5 लाख से नीचे तो उसने कह दिया कि सप्लायर लिख के दे दे, तो क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे लिए वो सफिशिएंट होगा या मेरे को और भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है? जैसे मनमोहन जी ने भी कहा कि हमें ऑडिट तो करना ही है, ऑडिट हमने पढ़ा है, तो क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहिए जस्ट फॉर एकेडमिक डिस्कशन कि मेरे को सप्लायर के अकाउंट वेरीफाई तो करना पॉसिबल, मैं उसको ऑडिट करने चले जाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कितनी फीस लूंगा और क्या होगा. ये दो अलग क्वेश्चन है अभिषेक जी. अगर हमें क्लाइंट्स के जो सप्लायर है उससे डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करवाने हैं, तो वी ऑल नो कि भाई अगर मेरे उस सप्लाई की टैक्स जमा करेगी कि नहीं करी गई है, इसको वेरीफाई करने मैकेनिज्म क्या बनेगा हमारे लिए? हम तो 1 है 3B है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ले जाए तो उसको वेरीफाई करेंगे उस पर्टिकुलर इनवॉइस को लेकर के. तो हाँ सर, एक तो तरीका यह है कि मैं उसको वेरीफाई करूं. अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, हाँ, तो कोई आपके हिसाब से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या मनमोहन जी अगर कुछ हो ध्यान में कि हम जैसे 5 लाख से नीचे उसने कहा दिया कि आप सर्टिफिकेट ले लो सप्लायर से कि उसने टैक्स पे कर दिया, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट क्या हम लेके कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो हमारी, मैं मान रहा हूँ हमारी प्रेरोगेटिव है कि हमें कितनी चेकिंग करनी है. ये फिगर कहाँ से? नहीं अभिषेक जी, मैं ना जो आप बता रहे हो कि भाई सप्लायर ने एक सर्टिफिकेट मेरे को दे दिया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई मैंने टैक्स जमा कर रखा है, और उसके उस डिक्लेरेशन के बेसिस पर या अंडरटेकिंग के बेसिस मैं डिपार्टमेंट को इशू कर दूं सर्टिफिकेट, तो आई थिंक दैट विल बी नॉट प्रूडेंट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जांपल के लिए जैसे सामने सब जो सप्लायर है उसका ऑडिटर कंफर्म कर देता है, तो हम अदर प्रोफेशनल के बेसिस पे सर्टिफिकेट के बेसिस पे सर्टिफिकेट इशू कर पाएंगे. हाँ, वो तो रिलाइंग अपॉन डॉक्यूमेंट हो गई ना फिर तो हमारे लिए, तो कि भाई हमने जो है रिलाई किया है किसी एक फ्रेटर्निटी के सर्टिफिकेट के ऊपर में, वो तो अपने इंस्टीट्यूट अलाउ करता है हमारे को करने के लिए. बट बात फिर वही आ जाएगी ना अभिषेक जी कि अगर मेरे सप्लायर के भी सीए भी इशू कर रहा है तो आएंगे तो सीए पर बात ही ना फिर तो वो. हाँ, वो तो कटना तो बकरा हमारा ही है.
हाँ खट्टा तो पकड़ा मेरा हमारा कटेगा दूसरा कटे, किसी ना कटेगा तो सीए का ही, सीए का कटेगा, वो उसमें इशू नहीं है। मैं तो जीएसटी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि मेरे को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अभिषेक जी देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें समझता हूँ जी। जहां तक सप्लायर ने पेमेंट करी या नहीं करी जी, इसका सर्टिफिकेशन उसके एक सीए से लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने राइटली कहा कि उसकी चीजें मैं कैसे वेरीफाई कर लूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। अब मान लीजिए उसने पेमेंट कर भी दी और कोई बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट करके पेमेंट कर दी, हाँ जी, तो भी आपको कैसे पता चलेगा? बस मैं उसकी किताबें तो उसके सीए से, सप्लायर के सीए से एक सर्टिफिकेट रिसीव करवाना पड़ेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ रिलाइंग अपॉन द सर्टिफिकेट ऑफ ए प्रोफेशनल, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि क्या ऑलरेडी उनको कोई डिमांड या नोटिस इशू हुए हैं आज की डेट में। तो अब मनमोहन जी, आपको मेरा सहारा है, मेरे को आपका सहारा है। हाँ, ये करना ही पड़ेगा सर। इसका मतलब तो यही होगा कि आपको मेरा सहारा, आपको मेरे को आपका सहारा। बिल्कुल, ये क्रॉस एक दूसरे के हाथ पर, भैया तूने गलती करी तो तू तो जाएगा ही जाएगा, मैं साथ जाऊंगा, होएगा तभी काम बनेगा सर। ये सर बहुत, चलो ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट समझ आए? मेरे को तो यही समझ आया था, तो मैंने इसलिए सोचा डिस्कस कर लूं। बात है, क्योंकि आपके मान लीजिए आपके क्लाइंट के ऐसे 3 वेंडर हैं जिनके की मिसमैच है क्रेडिट। हाँ जी। तो आप तीनों वेंडर की जाकर के खुद तो ऑडिटिंग नहीं करेंगे ना, और ना वो करवाएगा, तो उस केस में जाकर के उनके ही ऑडिटर से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर रिलाई करके अपने यहाँ से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं, फिर तो खेमका जी सबसे बेहतर ये नहीं होगा कि भाई मैं तो सप्लायर को बोल दूं भाई तुम जो है अपने सीए से ये सर्टिफिकेट इशू करा के दे दो मेरे को, तो कि तुमने सप्लाई भी करी, तुमने टैक्स भी जमा करा दिया। हाँ, अगर वही कह रहे हैं खेमका जी। बट अगर मान लीजिए कि वही सर्टिफिकेट से किसी भी एक सीए के, मतलब ऑडिटर का सर्टिफिकेट मांगा है या सीए का मांगा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का लिखा है, ऑडिटर बट नहीं है। हाँ, तो बस वो हर सप्लायर को अपने सीए से, अपने ऑडिटर, अपने सीए से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके अपने बायर्स को देना है, देने होंगे। राइट सर? यस सर। मैं अगर कोई और डॉक्यूमेंट आ जाए ध्यान में, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन ये हो जाएगा कि ये टैक्स पेमेंट का सर्टिफिकेट तो सप्लायर के सीए से लेना पड़ेगा, पर गुड्स रिसीव्ड है बात करनी। ऐसे भी केसेस है अभिषेक जी, आपके पास भी आ रहे होंगे कि गुड्स तो रिसीव हुए हैं, इस बात का प्रूफ है, लेकिन ये वही वाले गुड्स हैं जो सप्लायर ने भेजे थे, इस बात का प्रूफ नहीं है, क्योंकि सप्लायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर से एक्सप्लेन करके समझ में नहीं आया बात आपकी। सर, इस समय ऐसे भी केसेस है कि गुड्स कहीं से आए हैं, इनवॉइस कहीं से आया है। हाँ ठीक है ना? तो गुड्स की जो महेंद्र जी कह रहे थे वो तो एंट्री तो है वहां पे, पर डिपार्टमेंट तो कह रहा है गुड्स कहीं से भी आए हो, इस सप्लायर ने नहीं भेजे, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था कभी। रमन जी एक स्लाइड पीछे जाओगे? यही बोल रहे हो खेमका जी आप, बत्रा जी आप? हाँ यही कह था सर। इसमें वो सप्लाई की बात कर रहा है, सप्लाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सप्लायर की बात नहीं कर रहा, तो आप वो लीवे ले पाएंगे? पता नहीं, पर वो 122 और 132 में वही बात करता है सर। हाँ वो तो मैं मना नहीं कर रहा सर, मैं इस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं 122 की कंटेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो उसी को देखना पड़ेगा। कोई और ही कर सकते हैं बस। सर मैं उसको कैसे वेरीफाई करा पाऊंगा? पेमेंट हो रही है सर, ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है अभिषेक जी, इसका तो आंसर आप ही बताओगे हमें। मैं कहाँ से बता? मैं तो सर अकाउंट वाला आदमी हूँ, मैं तो अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो समझने की कोशिश कर रहा था। बाकी ये लड़ाई करने का अपने बस की नहीं है। ये सारा काम अकाउंट वाला ही है सर, ये इसमें जीएसटी का कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो तभी कह रहा हूँ कि मैं अगर उसके 10 वेंडर है, मैं 10 वेंडर को चेक करूंगा। अब पागल हो गया क्या? सबके अलग अलग सर्टिफिकेशन आएंगे विद दिन नंबर सर। पता नहीं, वो तो ठीक है। सर्टिफिकेट एक तरीका तो यही निकाला कि सर्टिफिकेट ले लो, हो जाएगा। आपने जो सवाल किया कि वो 10
सप्लायर एक्चुअल में वही सप्लायर है कि नहीं है? देखिए सप्लायर के सर्टिफिकेशन तो सप्लायर का सीए करेगा, लेकिन गुड्स जो चौथी कंडीशन एक है कि गुड्स हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड, उसका सर्टिफिकेशन आप करोगे और वो सर्टिफिकेशन उसका सप्लायर करेगा कि हाँ मेरे सप्लायर ने इनवॉइस भी दिया, क्रेडिट भी दिया और गुड्स भी दिया। बट खेमका जी उसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं ना है रिसिप्ट को लेकर के, तो कि गुड्स हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इस सर्कुलर के अंदर में। तो सर्कुलर जो है सिर्फ सप्लाई की बात करता है, तो मेरे सप्लायर के सीए ने अगर सर्टिफाई कर दिया कि ये गुड्स सप्लाई करी गई, इस इनवॉइस के अंदर सप्लाई करी गई है और इसकी पेमेंट ऑफ टैक्स हो चुकी है, तो मैटर एंड्स देयर ओनली टू माय अंडरस्टैंडिंग। यही तो मांग रहे हो आप, सप्लाई ऑफ गुड्स हुई है या नहीं हुई है? हाँ, और सप्लाई ऑफ गुड्स हुई ही नहीं, उसने की ही नहीं। सर अगर नहीं हुई तो फिर तो सब सीए जो सर्टिफाई भी नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं कर पाएगा ना सर, बहुत से केसेस में। तो ये चलो तो आगे करो आप। चलो आगे करते हैं रमन जी। अब सही इसमें एक जो बात आती है, जो कि खेमका जी भी है, बत्रा जी भी हैं, इन्होंने यहाँ पीरियड कवर किया 17, 18 और 18, 19, और इस सर्कुलर के अंडर में इन्होंने ये भी माना भी है कि भाई 36(4) की जो अमेंडमेंट है वो 9 अक्टूबर की 2019 की है। नाउ व्हाट अबाउट 1 अप्रैल 19 टू 8 अक्टूबर 2019? ये कहीं भी जिक्र सर्कुलर में नहीं आया। तो उसके लिए एक और सर्कुलर आएगा ना 19, 20 और 20, 21। रमन जी बाद में आ जाएगा वो। अच्छा वो आप इशू करवा रहे बाद में क्या खेमका जी? फिर तो आना ही पड़ेगा, तब तक तो कोर्ट केसेस इतने हो जाएंगे इन मैटर्स में, वो तो उसमें आना ही पड़ेगा गाइडलाइन। सबसे बड़ा मजेदार बात क्या है कि 5 साल हो गए जीएसटी के, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है जो इन सब चीजों को डिसाइड कर सके। आप ये देखो जो उन्होंने चेंज कर दिया आज इस सर्कुलर के थ्रू, आप अभी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि जहां पे वो पेमेंट नहीं करता वेंडर, तो आज तक तो मैं लड़ाई करता था भाई मैंने तो टैक्स दे दिया, अब मैं कल से तो वो लड़ाई बंद कर दूं ना कि मैंने टैक्स पे कर दिया वेंडर को, अब तो मैं जमा कराई दूं, वो जमा कराएगा तो मेरे को वापस मिल जाएगा। अभी तक तो मेरे पास एक लीगल आर्ग्यूमेंट ये था रेट के अंदर कि आप 2 बंदों से टैक्स कैसे लोगे, मेरे से भी मांग रहे हो उससे भी मांग रहे हो। अब वो वाला आर्ग्यूमेंट तो आज से बंद कि भैया जब वो दे देगा तो तू वापस ले जाइयो। इस अमेंडमेंट का बहुत बड़ा फर्क है, आपका एक आर्ग्यूमेंट ही उड़ा दिया सरकार ने। बट बत्रा जी अगर मैंने अपने वेंडर को टैक्स की पेमेंट कर रखी है, लेमैन की बात कर, बिजनेसमैन की सोच कर देखिए, मैंने अगर अपने वेंडर को टैक्स की पेमेंट पूरी कर रखी है, अब वेंडर जमा नहीं कर रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की मशीनरी ना वीक है, इसका मतलब है। सर वही आर्गुमेंट हम लेते थे और हम लड़ते रहते थे कि भैया आपकी गलती है, हमसे क्यों मांग रहे हो। अब ये जो अमेंडमेंट इन्होंने कर दी कि भैया तुम तो रिवर्स कर दो, जब वो जमा करा देगा तो वापस ले लेना, तो गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म दे दिया। तो आप कोर्ट में जाके कहोगे तो कहे भैया मैकेनिज्म है तो सही, तुम जाओ, तुम्हारा कस्टमर है, नहीं मिल रहा, हमें तो नहीं मिल रहा, तुम्हें मिलता तुम ले आओ, तुम कह रहे हो ना तुमने माल रिसीव किया है। हाँ। सर अभी तक तो हम ये कहते हैं हमने माल रिसीव किया है, जब हमने पेमेंट करी, हमने सब कुछ किया है, कह रहा हमने तो मान लिया हम निकम्मे हैं, डिपार्टमेंट हम तो निकम्मे, हमसे नहीं मिलता। बट आज भी ये कहाँ मैकेनिज्म है कि भाई मैं ये जान पाऊं एज अ रिसिपेंट के रूप में कि बत्रा जी ने जो सप्लाई मेरे को करी है, इसकी बत्रा जी ने टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया। हाउ कैन आई एज अ रिसिपेंट नो दैट? That is what I agree to you. There is no mechanism, but at least for my client, I had that argument. I had paid to the supplier, and the government cannot take the tax 2 times. Once they are asking from the supplier, and they are asking from me and disallowing my credit. Now with this provision, they have said we have asked you to reverse the credit because we have not realized it, and whenever we will realize it, we will give it back to you. So that throws my argument out of the window that this provision is unconstitutional. सर आप जो बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट ये अगर स्टैंड लेता है कि भाई इस सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं करी है, सो यू एज अ रिसिपेंट रिवर्स करो। मैं तो ये बात करूं एज अ रिसिपेंट आपने कोई मैकेनिज्म तो दो मेरे को पहले आप कि वे भाई आई कैन नो कि भाई मेरी इनवॉइस जो है टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ। सर दैट इज वन आर्गुमेंट विल स्टिल वी विल हैव, बट वो क्या होगा उसका भी कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे। अभी रमन जी तो हाँ जी, अभी तो यहाँ पर केवल इतनी सी डिबेट है, जिन केसेस में सप्लायर ने टैक्स जमा ही नहीं कराया वहां तो अभी डिपार्टमेंट कोई बेनिफिट दे ही नहीं रहा आपको, ना उसने कोई मैकेनिज्म निकाला। इस यहाँ तो केवल उस केस का मैकेनिज्म निकाला है
कि जहां पर सप्लायर ये कह रहा है नहीं जी मैंने टैक्स पे कर दिया, आई एम ए एक्टिव ट्रेडर या एक्टिव टैक्स पेयर और मेरे सारे कंप्लाइंस है और मैंने टैक्स पे कर दिया है, तो डिपार्टमेंट ने 2 ऑप्शन दिए कि हाँ जी 5 लाख से नीचे के मिसमैच में सप्लायर सर्टिफाई कर दे और 5 लाख से ऊपर के मिसमैच में ऑडिटर सीए सर्टिफाई कर दे। एक केवल मैकेनिज्म दिया है उन्होंने केवल अभी, जहां पर कोई भी आदमी डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहा, इसका मतलब तो उन्होंने तो टैक्स जमा ही नहीं कराया ना। बट खेमका जी ये जो मैकेनिज्म ये सिर्फ 2 साल के लिए, मैं तो आज की बात भी करता हूँ, आज के लिए भी ये मैकेनिज्म वर्क करेगा अगर टैक्स जमा कराया होगा तो। नहीं जमा कराया, अगर मान लीजिए टैक्स जमा कराया होगा और फिर भी मिसमैच आ रहा है तब भी ये मैकेनिज्म कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि इतने केसेस आएंगे कि जरूरी नहीं है सारे 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हो इसके बाद के 2 सालों में भी। सर आज की डेट में तो क्रेडिट का क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया ना सर। हाँ ठीक है आज की डेट में हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी आज तो फिर भी लोग धीरे धीरे ज्यादा कंप्लाइंट हो गए हैं, पिछले साल तक तो नहीं थे और इससे पिछले साल भी नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, तभी वो साल के लिए आया हुआ। हाँ तो पहले 2 साल के लिए आया, बाद के 3 साल के लिए अभी नहीं आया। सर ये तो दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये टाइम बार भी नहीं होंगे ना, अभी तो टाइम बार अगले साल होंगे, लॉ अमेंड होता जाएगा तो हमारे अगेंस्ट 2 साल पड़े हैं टाइम बार। अभी तो कह रहा हूँ अगले साल होंगे दिसंबर 24 में जाके। नहीं गलत है ना मेरे बात। फरवरी 25 17-18 की हमारी लास्ट डेट थी एनुअल रिटर्न के। फेब 19 थी ना हमारी लास्ट डेट। 28 फरवरी या 30 मार्च 31 मार्च थी। फेब थी सर, फेब थी, फेब 19 थी लास्ट डेट हमारी। हाँ। तो फेब 19 से 5 साल मिलते हैं ना इनको। हाँ जी। हाँ तो 24 हो गए ना, फेब 24 हो गए इनके लिए फिर। हाँ फेब 24 तो कम से कम दिसंबर 23 नवंबर 23 तक शोकॉज इशू करेंगे, आराम से करेंगे इशू फिर। हाँ जी तो बहुत है, 2 साल है अभी पूरे। हाँ रमन जी गोइंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, एक ये सर्कुलर नंबर 184 अगेन डेटेड 27th December। एक क्वेश्चन थी यहां पर, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। फ्रेंड्स सर्कुलर बहुत लंबी है, मैंने उसमें से जिस्ट निकाला है सिर्फ। उसमें क्वेश्चन ये पुट किया गया सर्कुलर के अंदर, ये सर्कुलर की वर्डिंग है बिल्कुल। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर, where the transportation of goods is to a place outside India, whether the recipient of service of transportation of goods would be eligible to avail the ITC in respect of said input of service of transportation of goods. In a simple words friends, अगर कोई भी एक्सपोर्टर है, अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है और उसने किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज अवेल करी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एंड ही हैज, वी ऑल नो कि भी ओशन फ्रेट के ऊपर में भी आरसीएम 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आल्सो। क्वेश्चन यहां पर ये आ रही थी कि भाई जो मैंने जमा कराया आरसीएम अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को लेकर के फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसकी इनपुट का क्या होगा। बिकॉज सेक्शन 12 जो है हमारी आईजीएसटी एक्ट की, उसके हिसाब से अगर डेस्टिनेशन गुड्स की आउट ऑफ इंडिया है तो उसके प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया मानी गई। नाउ अगर प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी आउट ऑफ इंडिया चली जाती है उस सर्विस की, तो यहां पर जो रिसिपिएंट जो एक्सपोर्टर है, क्या एक्सपोर्टर उस आरसीएम का इनपुट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। इसकी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से कुछ हद तक डिपार्टमेंट ने इसको एड्रेस करने की कोशिश करी है। नाउ व्हाट द डिपार्टमेंट सेज, उनकी आंसर क्या है। Section 16 of the GST Act has laid down the eligibility and conditions for availing the ITC, whereas Section 17 provides the apportionment of credit and block credit. The said provisions of law do not restrict availment of ITC by the recipient located in India if the place of supply of input service is outside India. Thus, the recipient of service of transportation of goods shall be eligible to avail the ITC in respect of IGST so charged by the supplier.
अगर इट मींस टू माय अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैंने कोई जीएसटी जमा कराया है फॉर सप्लाई ऑफ फॉर रिसीविंग द इनवर्ड सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वेदर मेरे सप्लायर ने मेरे से टैक्स लिया हो या मैंने आरसीएम से जमा करवाया हुआ हो, then in both the cases, I as a recipient of service of transportation of goods am eligible to take the input tax credit. But यहां पर एक पेंडोरा बॉक्स खुलती है, ये बोलते हैं कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई से आपकी आईटीसी के कंडीशन कहीं लिंक्ड नहीं है। सेक्शन 16 में या सेक्शन 17 के अंदर में प्लेस ऑफ सप्लाई से लिंक नहीं किया डिपार्टमेंट ने आईटीसी अवेल करने के लिए, जो मैं समझ पाया सत्रों को पढ़ के। रमन जी, प्लेस ऑफ सप्लाई की जब ये बात कर रहा है तो इनवर्ड सप्लाई की प्लेस ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द रिसिपिएंट है ऑफ द इनवर्ड सप्लाई, उसकी बात कर रहा है। जो मेनली एक्सपोर्टर है उसके लिए बात कर रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर उसका आउटसाइड इंडिया भी है तो भी वो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन का आईजीएसटी तो ले ही सकता है। सर वही बात करो ना, मैं एक रिसिपिएंट हूं सर्विसेज का और मैंने सप्लायर को टैक्स दिया हो या मैंने आरसी में जमा करवाया हुआ हो, तो यहां पर जो बात आई क्वेश्चन में कि भाई एज अ रिसिपिएंट कैन आई टेक द आईटीसी और नॉट? यस, ऑब्वियसली ये तो हम कर ही रहे हैं। इसमें इन्होंने, मुझे नहीं लगता अभिषेक जी, मैं अगर कुछ मिस कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता इस प्रोविजन में कुछ नया बताया उन्होंने इस सर्कुलर में। मनमोहन जी, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। जो एक्सपोर्टर दिल्ली में है और उसका शिपर भी दिल्ली में है, हाँ जी, ठीक है, जब वो शिपर मेरे को बिल बनाता है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखता है आउटसाइड इंडिया और आईजीएसटी चार्ज कर देता है। जो शिपर, दोनों पार्टी दिल्ली की हैं, जो शिपिंग लाइन है वो भी दिल्ली में है, हाँ, और जो एक्सपोर्टर है वो भी दिल्ली में है, हाँ जी। शिपिंग लाइन जब बिल बना रही है तो वो लिख रही है प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तो वो गलत लिख रही है ना अभिषेक जी। सर लॉ कहता लिखना है, बिल्कुल है, लॉ कहता लिखना है। आई एग्री विद अभिषेक बत्रा जी। नहीं, लॉ तो ये कहता है सर, जहां पर रजिस्टर्ड सप्लायर है, सर वो ट्रांसपोर्ट के केस में नहीं है, वो जो आप कह रहे हो ना, जहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी एट द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सर वो अमेंड हो गया था, और वो अमेंड होने के बाद आज की डेट में लॉ यही है कि अगर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर मटेरियल इज गोइंग आउटसाइड इंडिया तो उसकी डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया लिखता है और आईजीएसटी चार्ज करता है। यस, जब दोनों पार्टियां दिल्ली की हैं, प्रॉब्लम वहां आती है, और उसका जो रेसिपिएंट है उसके इनपुट में नजर नहीं आ रहा वो आईजीएसटी। कौन सा सेक्शन रेफर कर रहे हो आप? सर 12(8) प्लेस 12(8) आईजीएसटी की, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। एक मिनट सर, मैं खोलूं सर, स्क्रीन पे खोल दूं सर? हाँ खोल दो सर, मैं स्क्रीन पर खोल देता हूं, होल्ड करो सर। जो मनमोहन जी आप कह रहे हो ना, वो जनरल लॉ है बाकी सबके लिए, इसके लिए एक्सेप्शन कर दिया उन्होंने। ये 1 अक्टूबर को बहुत पंगा हुआ था, 1 नवंबर को नहीं, खोल दो ना 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर सर 1 नवंबर को जब जीएसटी 1 फाइल करनी थी तब प्रॉब्लम आई थी, तब तक तो हाँ बिल तो बना के भेज दिए थे। ये प्रॉब्लम आई थी शिपिंग लाइंस के लिए बहुत बड़ी। राकेश जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ विजिबल है, नहीं स्क्रीन तो नहीं आया सर, एक्ट नहीं आया, पीपीटी चल रही है आपकी। मैं फिर से कर देता हूं सर एक बार स्क्रीन शेयरिंग। अब एक्ट नजर में आ रही है सर? हाँ आगे सर। हाँ, खेमका जी ये वाली सेक्शन है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स including by mail or courier to a registered person shall be the location of such person. A person other than registered person shall be the location. ये केवल उस केस में एप्लीकेबल है प्रोवाइजो जिस केस में दोनों में सर, ये या तो ये प्रोवाइजो ही रिडंडेंट है। क्यों? नहीं सर, मैं बता रहा हूं क्यों।
मैं बताता हूं क्यों। और या फिर ये उस केस में एप्लीकेबल बनेगा जब आइदर रिसिपिएंट और सप्लायर इज वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि सेक्शन 12(1) कह रहा है, सेक्शन 12(1) कह रहा है प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस where the location of supplier of service and location of recipient of service is in India. Both are in India. 12 लगेगा। यस हाँ जी, ठीक है। अब 12 लगेगा तो यहाँ पर डेस्टिनेशन अगर आउटसाइड इंडिया है और इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि जी ये इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स विल बी आउटसाइड इंडिया, तो इसमें डेस्टिनेशन कौन सी लगाएंगे? आउटसाइड इंडिया। सर सिंपल सर, क्या अगर मान लीजिए मैंने DHL इंडिया को मैं गुड्स देता हूं वो यूरोप जर्मनी ले जाने के लिए, एंड DHL इंडिया हैज चार्ज मी टैक्स ऑन दैट सर्विस, whether I am eligible to take the RTC or not. Yes. That is only question because यहाँ पर प्रोवाइजों के हिसाब से कृष्णा जी, प्रोवाइडरों के हिसाब से इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है DHL इंडिया भी इंडिया में है, मैं भी इंडिया में हूं, मैं एक्सपोर्टर में हूं। आपको ITC नहीं मिल सकता फिर इसका? सर वो उसी की तरफ क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने कि मिलेगा, इसी की क्लैरिफिकेशन आई सर्कुलर के अंदर में। सर्कुलर ने यही क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 की वजह से जो मेरी टैक्स DHL इंडिया में से चार्ज कर रहा है वो चार्ज करता है IGST, इवन दो DHL इंडिया इज आल्सो इन दिल्ली, I am also in Delhi as an exporter. सर मुझे एक बात बताओ, हाँ, जब आपके 2A में रिफ्लेक्ट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ, तो उसमें कोड होता है, हाँ, लेकिन जब आपके 2B में आता है अगर वो आपका सेम स्टेट कोड नहीं है तो आपको नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक बात है। एनुअल रिटर्न में भी नहीं मिलता। वो आ रहा है सर, अब आ रहा है, हाँ अब आ रहा है सर, आ रहा है, एक्सपोर्टर्स के आना शुरू हो चुका है, आउटसाइड इंडिया वाला ऑप्शन आता है, वो लेंगे क्रेडिट। चलो भाई, डिपार्टमेंट दे रहा है तो फिर बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है? जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग वही थी, इसका बहुत इंडस्ट्री में बहुत इश्यू हुआ था और उन्होंने क्लैरिफिकेशन ले लिया था इंडस्ट्री ने पहले ही, अभी जनरल सर्कुलर अब आ जाया है। ओके, बट बत्रा जी क्यों बताओ, इस रमन जी को इसलिए रोक रहा था क्योंकि वो एग्जांपल लेते थे सिर्फ रिवर्स चार्ज वाला, ये फॉरवर्ड चार्ज में भी एप्लीकेबल है, दोनों में सिचुएशन में ये एप्लीकेबल, दोनों में ही है सर, बिल्कुल है सर। बट बत्रा जी यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है, सर्कुलर के हिसाब से सेक्शन 16 और सेक्शन 17 में प्लेस ऑफ सप्लाई से आरटीसी को लिंक नहीं किया डिपार्टमेंट। जी सर, यही हमारा आर्गुमेंट। अगर ये लिंकेज नहीं है बत्रा जी, तो जो हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल होटल अकोमोडेशन के लिए कि बत्रा जी रजिस्टर्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में दिल्ली के अंदर में मुंबई किसी होटल में रुकते हैं और वहां पर वो जो पेमेंट करेंगे उसकी आईटीसी बत्रा जी को दिल्ली में क्यों नहीं मिलेगी? फिर बिल्कुल ठीक है, उसकी आईटीसी इसलिए नहीं मिलती सर क्योंकि वो लोकल सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर लेता है सर, लेकिन वो सीजीएसटी चार्ज करता है बॉम्बे का, और महाराष्ट्र वैट महाराष्ट्र जीएसटी चार्ज करता है। हाँ, इस जो सर्कुलर आया इससे उसका दरवाजा भी खुल गया कि भैया उसका क्रेडिट दे। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा था, इससे दरवाजा खोलूंगा। तभी मैं बता रहा हूँ सर, मेरे को सीजीएसटी का क्रेडिट तो अब उसमें भी मिलेगा, महाराष्ट्र का क्रेडिट मैं लेके करूंगा क्या? यस, क्योंकि जब डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई से कोई लिंकेज नहीं सेक्शन 16 और सेक्शन 17 के अंदर में, तो आज तक जो हम लोग होटल एकोमोडेशन के फॉर एग्जांपल आईटीसी नहीं क्लेम करते बिकॉज ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से, अब उसकी भी विंडो खुलेगी हमारे लिए। तो सर उसका ना लेने का रीजन ये था कि महाराष्ट्र जीएसटी आ रहा है मेरे पास, मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मैं करूंगा क्या महाराष्ट्र जीएसटी को, लेकिन सीजीएसटी तो ले पाऊंगा, सीजीएसटी ले पाऊंगा। ट्रू सर, कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ गिरा सर प्लीज। सर ये आप अपनी स्लाइड खोल लीजिए एक बार। मैं सेक्शन खोलूं? हाँ, जो स्लाइड थी आपकी स्लाइड ओके। हाँ सर, हाँ गिरा साहब, जो जीएसटी की 48th काउंसिल मीटिंग की जो जिस्ट आई थी मेरे पास, उसमें क्या लिखा हुआ है वो सुनते एक बार। वहां क्या लिख रहे हैं कि
circular to be issued for clarifying the issue pertaining to the place of supply of the services of section 12(8) for availability of ITC. उसके बाद फर्दर क्या लिख रहे हैं? It has been recommended that the proviso to subsection 8 of section 12 of IGST Act may be omitted. तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो छूट है, और ये अदर टेरिटरी का जो बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, बाकियों की बात नहीं है। कहीं बाद में हम बाकियों का IGST ले लें, वो नहीं बन पाएगा। ये सिर्फ यहीं की बात चल रही है बस। मेरा ये मजाक है। वहां पर मैं एग्री हूँ खिमका जी आपसे, गेरा साहब आपसे, बट क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ गेरा साहब ये है कि भाई डिपार्टमेंट अपने सर्कुलर में कहता है कि सेक्शन 16 और सेक्शन 17 में प्लेस ऑफ सप्लाई से लिंक नहीं किया गया। ठीक है, जब ये लिंक नहीं किया तो आज हम लोग जो मैंने एग्जांपल दिया कि बत्रा जी दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और वो बॉम्बे जा रहे हैं, वहां के होटल एकोमोडेशन की ITC हम नहीं क्लेम करते बिकॉज ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई की इशू थी यहाँ पर। ठीक बात है। तो इसी सर्कुलर के बेनिफिट में वहां पर क्यों अप्लाई नहीं करेगी? नहीं सर, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमारा एक सेक्शन गुड्स केस में सेक्शन 10(1) का C पार्ट है, जहाँ गुड्स विद इंस्टॉलेशन की बात आती है 10(1) और C में। वहां पे क्या होता है कि जहां गुड्स इंस्टॉल हुई हैं वहां प्लेस पे होता है। कई बार क्या होता है IGST लगा होता है, उसके बाद भी हमें इनपुट नहीं मिलता ड्यू टू स्टेट अलग हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 12(8) के लिए बात कर रहे हैं, बाकी ला के लिए बात नहीं कर रहे। मेरा यहाँ पे ये कह रहा है। नहीं, ये तो खैर मैं भी मानता हूँ गेरा साहब कि ये जो सर्कुलर है इट स्ट्रिक्टली टॉक्स अबाउट सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ओनली। हाँ जी, जो आप कह रहे हो 100% करेक्ट है। एक लीगल आर्गुमेंट मिल गया कि हम होटल का क्रेडिट ले सके। रमन जी ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। वो एज अ कंसल्टेंट कंप्लायंस प्रैक्टिस में मैं मना करूंगा बतलबी भी, ठीक बट लड़ाई लड़ने के लिए लड़ सकता हूँ। ठीक बात। रमन जी जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक। मेरे से आज भी पूछोगा तो कहूंगा नहीं लेना। नहीं, बिल्कुल जायज बात। ठीक है, बट किसी ने ले लिया तो लड़ने के लिए जगह मिल गई। बिल्कुल ठीक बात। Thank you to all my co-panelists for your participations. With this, I end my deliberations. Rakesh ji, any questions can be taken up? क्वेश्चन सर चैट बॉक्स में तो नहीं है कोई भी, बट अगर कोई भी मेंबर कोई क्वेश्चन आस्क करना चाहता है तो रेज कर दे। आई विल अलाउ टू टॉक। लगता नहीं सर कोई क्वेश्चन है। हेलो, हाँ प्रवीण जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था, ये इसमें लिखा था ना जो पहले आया था 12(8) का जो प्रोविजन है ये मे बी डिलीटेड। तो देखिए डिलीशन जो होगी ना प्रवीण जी, ये पावर रूल से या सर्कुलर से नोटिफिकेशन से नहीं आ सकती। दैट विल कम थ्रू द फाइनेंस एक्ट। हाँ ठीक है सर, फाइनेंस में जब ये डिलीट हो जाएगा ये सर्कुलर भी रिडंडेंट हो जाएगा सर, फिर तो ऑटोमेटिक झगड़ा खत्म हो जाएगा। सर्कुलर डिपार्टमेंट विड्रॉ कर लेगी। हाँ यही मतलब है ना सर। प्रमोद जी को गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते टू वेलकम एवरीवन। मैं स्टार्टिंग से था बट आई कुड नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सबको पता है कि आप लोगों का सब्जेक्ट है मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो आई वाज हियरिंग गेरा साहब, मनमोहन जी, रमन जी तो शुरू से ले ही रहे थे, तो मनोज जी भी सब डिस्कशन कर रहे थे, राकेश जी भी। तो गुड सर, मैं सॉरी आई cannot contribute because of the subject, not my area. Sir, your presence is a contribution. important topic था। नहीं, always there sir, always there भाई। इतना important question का आंसर आप ही दे सकते हो। सर्टिफिकेट लेना सीए से। हाँ सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्मेट तो आपको वही यूज करना है, अपना जो गाइडेंस नोट है वही वाला फॉर्मेट यूज करना है। मेरे से जीएसटी अपनी जो कमिटी है they will be bringing out that format. सर वो तो ठीक है, सर्टिफिकेट देने के लिए क्या सर्टिफिकेट लेना ये इशू है। आ जाएगा सर, उस पे आप जिस तरह से अपनी ये कमिटी है ना, इसका जीएसटी कमिटी, और इतनी प्रोएक्टिव है कि इस पे ऑलरेडी वर्किंग चालू हो चुकी है और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इसके ऊपर कोई ना कोई। धन्यवाद। पूरा कि हाउ टू डू, व्हाट टू सी, व्हाट नॉट टू सी। अभिषेक जी, हाँ मैं कन्वे भी कर दूंगा ये, और मैं जब कन्वे करूंगा मुझे पता है कि वो मेरे को यही आंसर आएगा कि ऑलरेडी वर्किंग चालू। बट स्टिल आई कन्वे इन द ग्रुप कि क्या हमसे मेरा डिस्कशन रहा इस पर। क्वेश्चन कोई है नहीं सर, तो थैंक यू रमन जी फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन ऑन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
I thank you on behalf of your study circle. And now I request CA Mahendra Gera ji for formal vote of thanks. Mahendra ji, please. Thank you, Rakesh ji. रमन खाटूवाला जी ने इस 99C के टाइम में अपना समय निकाल के इनपुट्स दिया हमारे को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वेस्ट दिल्ली सर्कल की तरफ से. थैंक यू रमन जी. Thank you, sir. Thank you. My pleasure. Thank you, sir. My pleasure. Thank you, sir. Very best. Thank you, Happy New Year to all of you, sir. Thank you, sir. Thank you.